राधे राधे, नमस्ते। अगर मैं ठीक से ऑडिबल विजिबल हूं तो कोई कंफर्म करे प्लीज। ओके, थैंक यू। फाइन, ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। तो आज के इस पावर ऑफ थॉट्स के सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। समय पर पधारने के लिए विशेष धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। तो यहाँ से आज की स्लाइड्स आपको शेयर की जाएगी, जो आप थ्रू आउट द सेशन इसको फॉलो कर पाएंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी चांस दिया जाएगा। तो आज का कंटेंट कुछ इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की स्लाइड है। ये जो सत्र है, पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति से जीवन परिवर्तन, ये जगत गुरु कृपालु योग की जो इंडिया की विंग है, भारत की विंग जेके योग इंडिया, उनकी एक विशेष प्रस्तुति है। पूज्य स्वामी जी द्वारा प्रस्तावित जेके योग की जो भारत की टीम है, जो प्रचार प्रसार में बहुत ही कुशल है, उनके अथक प्रयास रहते हैं ये सारे सत्रों को संभव बनाने में। तो संपूर्ण जेके योग इंडिया की टीम का मैं हृदयपूर्वक आभारी हूँ कि उनके इतने कुशल प्रयत्न से हमें प्रत्येक सप्ताह ये चांस मिलता है, और ऐसे प्रतिदिन वो अनेकों सत्रों को संभव बनाते हैं। और ये जो सत्र है, ये पूज्य स्वामी मुकुंद आनंद जी की, जो उन्होंने स्वयं जो अमेजोन बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी है, बहुत ही रोचक पुस्तक है, उसी पर आधारित ये 21 सत्रों का धारावाहिक कोर्स है, जिसका आज तीसरा सत्र है। राइट, तो इसमें फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो पुस्तक है दी पावर ऑफ थॉट्स, और आज का सेशन है सेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सत्र का हम रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि अब ये एक क्रम रहेगा कि हम पहले रिवीजन करेंगे, ताकि जो लिंक है वो फिर से एस्टैब्लिश हो जाए, और उसके बाद फिर हम आगे की जो विषय वस्तु है उसको अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, फाइन, ठीक है। तो पिछले सत्र में हमने एक बहुत प्रमुख प्रमुख बातों को समझा था। जस्ट हम एंटर हुए थे विचारों के साम्राज्य में। तो वो डोमेन में, ये जो थॉट का डोमेन है, वो डोमेन बहुत ही विचित्र है। तो उसमें हमने देखा था कि उस पर अधिकांश हमारा कंट्रोल या कोई नियंत्रण होता नहीं है। उसका क्या कारण है? मुख्यतः 4 पहलू है, या 4 उसके डायमेंशन है विचारों के, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे विचारों की संख्या, उसकी आवृत्ति, वो बार बार जो रिपीट होते हैं, तो वो उसकी जो नंबर ऑफ रिपीटेटिंग साइकिल्स जो है वो, और उसकी क्वालिटी और उसकी एकाग्रता, राइट, उसकी जो फोकस करने की जो शक्ति है, वो उस पर नियंत्रण करना ही होगा। क्योंकि हमने देखा कि 60,000 अ डे की मात्रा में सारे विचार उत्पन्न होते हैं प्रतिदिन के। अच्छे से अच्छे व्यवहार को भी पूरा करने के लिए 700 800 या मैक्सिमम 1000 विचार तो बहुत हो गए, राइट। उसके सामने 60,000 क्रिएट हो रहे हैं, तो 60 गुना तो अननेसेसरी ही जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो सोचो हमारी एनर्जी का ड्रेनेज या उसका लीकेज कितना सारा हो रहा है। कुछ ना करे तो भी ये विचारों के माध्यम से एनर्जी ड्रेन होती रहती है, राइट। तो इसके लिए, इसके विषय में हमने फर्स्ट सत्र में भी बहुत डिटेल में समझा था कि हमारा माइंड ट्रांसमीटर है, इसलिए वो ट्रांसमिट करता रहता है विचारों को। तो ये संख्याओं की दृष्टि से भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आज 1000 थॉट्स ही चाहिए, मान लो, तो ज्यादा से ज्यादा 1500 थॉट्स हम डेवलप करेंगे। उसके बाद हम मन को मना कर देंगे, माइंड को बोल देंगे कि बस चलो स्विच बंद कर दो। ऐसा कोई हमारे पास कंट्रोल नहीं है, राइट। और फिर जो नहीं चाहते वो थॉट्स बार बार आते रहते हैं। चलो एक बार आया ठीक है, 2 बार आया ठीक है, 3 बार आया ठीक है, पूरा दिन चलता रहता है, पूरा वीक चलता रहता है। लोगों का तो कोई एक थॉट पूरी लाइफ चलता रहता है, राइट। तो ये आवृत्ति पर कोई कंट्रोल नहीं है, ओके। और क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अधिकांश ऐसी होती है जो हमारे बॉडी को और हमारे मूड को, हमारे मन को, सबको बिगाड़ देती है, राइट। तो क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं होती है। प्रीमियम क्वालिटी के थॉट्स तो कभी कभी आते हैं, राइट। बाकी तो सब घटिया क्वालिटी के ही थॉट्स होते हैं, या तो फिर ऑर्डिनरी रूटीन को चलाने वाले थॉट्स होते हैं।
है ना, अपलिफ्टमेंट वाले, ग्रोथ वाले थॉट्स तो कभी कभी आते हैं। और हमें बाय चांस कोई अच्छा थॉट आ भी गया तो हम उसको एक निर्धारित समय तक, जब तक हम चाहे तब तक उसको होल्ड नहीं कर सकते कि भाई ये थॉट आया है, ये पॉजिटिव वेव आया है कि चलो भाई कीर्तन में जाने का आज बहुत मन हुआ, किसी को बार बार जाने की इच्छा नहीं होती कि, लेकिन इस बार चलो आज ये सप्ताह चले जाते हैं, तो कीर्तन में जाने का मन हुआ, तो वो जो उत्साह है उसको वो होल्ड नहीं कर पाता है। तो फिर क्या होता है कि वो कीर्तन सेंटर में जाता है, 15 मिनट बैठता है और फिर डिफ्यूज हो जाती है उसकी एनर्जी, क्या अरे यार ये कहाँ आ गया, राइट। और फिर तमाम प्रकार का संसार उसको याद आने लगता है। ओके, तो ये हम कोई एक मनचाहा थॉट उत्पन्न भी हो जाता है तो उसको हम फोकस नहीं कर पाते, और फोकस कर भी लिया तो जितना टाइम चाहे उतना फोकस नहीं कर पाते, राइट। तो ये सब विचारों से जुड़ी हुई हमारी लिमिटेशंस है ना, तो डेफिशिएंसीज है जिसको हमें ये पुस्तक के अभ्यास से दूर करना है। ठीक, तो संख्या, आवृत्ति, क्वालिटी और एकाग्रता, ये चारों पर नियंत्रण होना चाहिए। फिर हमने पाया था कि एक विक्टिम मेंटालिटी होती है, राइट, कि मैं परिस्थिति का शिकार हूँ, परिस्थितियां ही मुझे कंट्रोल करती है, बाह्य संसार, बाहर की जो ये दुनिया है या बाहर के ये जो लोग हैं या बाहर की परिस्थितियां हैं, मेरी जॉब, मेरा बॉस, मेरा स्पाउस, मेरा पति या मेरे पिता इत्यादि, कोई भी, तो वो सोचता है या वो सोचती है कि भाई मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो परिस्थिति का शिकार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकती, राइट। तो इस तरह से विक्टिम मेंटालिटी आ जाती है और उसमें एक व्यसन होता है कि दूसरे गलत है इसलिए मैं सही हूँ, राइट। तो ये दूसरे गलत मैं सही, ये जो एक व्यसन, एडिक्शन होता है, इसके कारण हम ये विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि संसार में तो कोई हमें सही कहता नहीं है। ये एकमात्र एक ऐसी मेंटालिटी है जिससे कारण हमें थोड़ा बहुत फील होता है कि हाँ भाई मैं सही हूँ, लोग गलत है। तो ये एक बंधन बन जाता है, ये एक वेटेज डाल देता है हमारे माइंड पर कि वो निकल नहीं पाती है मेंटालिटी। और लेकिन हमें समझना है कि ये मेंटालिटी ही अपने आप में गलत है, तो कोई गलत व्यक्ति हमें सही कहे तो भी वो गलत ही तो हुआ, है ना। जैसे कोई सीरियल किलर है, वो किसी ने एक मर्डर किया तो वो बोला अरे कोई बात नहीं तूने सही किया है, अरे वो खुद ही सीरियल किलर है, तो वो तुमने एक मर्डर किया तो वो सही ही बोलेगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से ये विक्टिम मेंटालिटी जो है वो खुद ही अपने आप में गलत है। तो जब हम दूसरों को गलत कहेंगे और अपने को सही कहेंगे उसके आधार पर, तो हम ही तो गलत सिद्ध हुए, क्योंकि हमारा आधार ही गलत है। इसलिए ये व्यसन को हमें त्यागना है और इसमें समझना है कि भाई विक्टिम मेंटालिटी नहीं, हम परिस्थिति को हंट करेंगे, परिस्थितियां हमें हंट नहीं कर सकती, या फिर हम परिस्थितियों का जैसा चाहे ऐसा निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें समझना है कि विक्टिम नहीं मानना है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, अपने आप को परिस्थिति का शिकार मान लिया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पिचक गए, किसी ने कुछ जोर से बोल दिया पिचक गए, एक आध दो तीन जॉब से निकाल दिया गया या अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिली, पिचक गए, घर में छोटे बच्चे ने कुछ बोल दिया, पिचक गए, राइट। तो ये पिचकते 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 फिर हमारी आदत हो जाती है कि भाई मैं तो पिचकू ही हूँ, मुझे तो सब पिचकते ही रहेंगे, राइट। तो इस तरह से हम फिर वो पिचकू बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दूसरे गलत मैं सही ये झगड़े में ही नहीं पड़ना है, सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जीना है, ठीक। और इस सिद्धांत विचारों के अनुसार के सिद्धांत जो है उसके आधार पर, मनमाने सिद्धांतों के आधार पर नहीं। फाइन। फिर हमने देखा था कि एक हमारे ब्रेन में एक बहुत विचित्र संरचना है या उसकी एक बहुत विचित्र टेंडेंसी होती है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जो बार बार हम माइंड के लेवल पे जो रिपीट करते हैं, अच्छा या बुरा, वो न्यूरॉन्स बनाकर उसको बायोलॉजिकल पैराडाइम में कन्वर्ट कर देता है ये हमारा ब्रेन। तो मन में जो भी थॉट्स उत्पन्न होते हैं, अच्छे या बुरे, तो फिर बार बार वो थॉट्स को उत्पन्न करने के लिए उतनी ही मेहनत ना हो, इसलिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन में कि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से उस तरह के न्यूरॉन्स की पूरी एक सर्किट बना देता है, पूरा नेटवर्क बना देता है, ताकि जब फिर वैसे दूसरी बार वैसा ट्रिगर मिले तो तुरंत ही वो सारी प्रोसेस फटाफट हो जाए, राइट। तो अब ये हम अच्छी आदतों के लिए तो कभी उसका उपयोग करते नहीं है, और अधिकांश हमारे नेगेटिव आदतों के लिए या हमारे नेगेटिव बिहेवियर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो उसमें सबसे बड़ा बंधन है इमोशंस का बंधन। हम बार बार नकारात्मक फील करते हैं, दूसरों को, संसार को, परिस्थिति को और अपने आप को भी, स्वयं को भी। तो ये सारी इमोशंस से हम फील करते हैं ना, तो ये इमोशंस का एक हानिकारक बंधन हो जाता है। बार बार जैसे इमोशंस क्रिएट करते हैं वैसे फिर न्यूरॉन्स बनने लगते हैं, वैसी मेंटालिटी लोगों के प्रति, हमारे प्रति बनने लगती है,
और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का दुरुपयोग हो जाता है। इतनी क्रिएटिव पावर मिली है कि भाई हम हमारे ब्रेन को जैसा चाहे वैसा ट्रेन कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा करते नहीं है और इमोशंस को ही सही मानकर फिर इस प्रकार की प्लास्टिसिटी जब हो जाती है तो ये बायोलॉजिकल इश्यू बन जाता है। अब फिर केवल इतना नहीं कि थिंकिंग से इसको बंद करना है, अब ये न्यूरॉन्स को भी अंडू करना पड़ता है, राइट। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया फिर हो जाती है। तो इसीलिए हमें इमोशंस को बहुत बचाए रखना है। इमोशंस से ही हमारी मैक्सिमम जो एनर्जी है वो ड्रेन होती है मन की, राइट। जो मानसिक ऊर्जा है या जो हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो इमोशंस के आधार पर ही डिसाइड होती है। पॉजिटिव इमोशंस है तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होगी, नेगेटिव इमोशंस है तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इमोशन के हानिकारक बंधन से बचना है। आगे हमने देखा था कि विचार ही हमारी स्मृति या अनुभूति की मानसिक हमारी ही स्मृति या अनुभूति की मानसिक प्रतिक्रिया मात्र है, वो हम स्वयं नहीं है। जो भी हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं तो उनके प्रति हमें वॉचफुल रहना है, क्योंकि सारे के सारे विचार तो हम हो ही नहीं सकते। हम दिन में 60,000 टाइम्स तो अपना स्वरूप बदलते नहीं है ना। तो ये सारे जो उत्पन्न हो रहे हैं ये हम नहीं है, ये हमारी किसी न किसी मेमोरी के या कोई अनुभूति के ऊपर दी गई प्रतिक्रिया मात्र है। तो हम जो प्रतिक्रिया देते हैं तो प्रतिक्रिया और उसका जो कर्ता होता है, क्रिया और कर्ता दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे जो विचार है वो हमारी प्रतिक्रिया है, हमारे रिस्पॉन्सेस, राइट। तो इसे हमें समझना है कि विचार हम स्वयं नहीं है। क्रोध आ गया तो क्रोध हमारी प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया को रोकना है, उसके लिए जो नॉलेज डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना है, राइट। लोभ आ गया, कहीं पर कुछ मूड बार बार मूड ऑफ हो जाता है, मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं, तो जो वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने की हमारी जो क्षमता है वो उसमें कमी है, इसलिए ऐसा होता है। तो वो हमारे रिस्पॉन्सेस को हमें ठीक करना है, अपने आप को वैसा नहीं मान लेना है, राइट। ऐसा होने से क्या होगा कि हम विचारों को अपने आप से अलग देख पाएंगे, तो एक गैप क्रिएट होगा वो वॉचफुलनेस के कारण। और वो जो गैप क्रिएट होगा वो गैप से ही हमें स्पेस मिलेगी, टाइम मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो स्पेस में हम अपने आप को जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं, ठीक। इसलिए विचारों को केवल प्रतिक्रिया मात्र ही समझना है, लेकिन अगर वो प्रतिक्रिया हार्मफुल है हमको या दूसरे को तो फिर उसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। ऐसा नहीं कि अरे ये तो प्रतिक्रिया मात्र थी, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। प्रतिक्रिया थी लेकिन वो थी तो तुम्हारी ही, इसलिए चेंज तो करना ही होगा उसको, ठीक है। जैसे वो कहा जाता है ना कि रियल सॉरी इज चेंज्ड बिहेवियर। तो फिर केवल मुंह से बोल दिया कि सॉरी, ऐसा नहीं, आपको वो बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा परमानेंटली, वो ही असली सॉरी होता है ना। तो उसी तरह से ये प्रतिक्रिया को भी परमानेंटली आपको अपग्रेड करना होगा, अच्छे नेचर में उसको कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज वो आपका ही फॉल्ट माना जाएगा। भले ही वो आपका स्वरूप नहीं है लेकिन फॉल्ट तो आपका ही है ना, ठीक। फिर हमने साक्षी भाव के विषय में समझा था। स्वामी जी ने साक्षी भाव के विषय में बहुत सुंदर समझाया है पुस्तक में, जिसमें हमने पाया था कि ये जो दृष्टा भाव है या साक्षी भाव है, या जिसे मेटा अवेयरनेस कहते हैं या जिसे स्टेट ऑफ सुपर माइंड कहते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं, प्रेक्षक भाव कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये जो साक्षी भाव है उसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि हम हमारे विचारों को देखते रहते हैं, वो उत्पन्न होते हैं तो उनको उत्पन्न होने देते हैं, जैसी भी वृत्तियां आती हैं मन में उसको उत्पन्न होने देते हैं और उसके प्रति वॉचफुल रहते हैं। जैसे वो वॉचमैन होता है ना, सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों को देखता रहता है, राइट। सोसाइटी से कोई बाहर ऑफिस चला गया तो वॉचमैन उसके पीछे पीछे ऑफिस नहीं चला जाता, या कोई ऑफिस से आया है और अपने घर जाता है तो वॉचमैन उसके साथ उसके घर नहीं चला जाता है ना। वो बस अपने ही स्थान पर रहे, वो सोसाइटी के पास उसकी कैबिन होती है, वो कैबिन में बैठे बैठे ही सब देखता रहता है। वैसे ही हमें वॉचफुल रहना है, हमें हमारे ही विचारों को देखते रहना है, उस पर कोई रिएक्शंस नहीं देने हैं। तो ये जो बार बार हर चीज पर रिएक्शंस देने की जो हमारी ये रिएक्टिविटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो जो रिएक्शन है वो रिस्पॉन्सेस बन जाएंगे अगर हमने साक्षी भाव को अप्लाई किया। तो उसके पीछे की जो मैडनेस है, जो पागलपन है उसके पीछे का, वो खत्म हो जाएगा। और जो हम अंदर ही अंदर अपने ही साथ बात करने लगते हैं, जिसे मोनोलॉग्स कहते हैं, राइट। जैसे डायलॉग्स होते हैं मूवी में, तो हीरो हीरोइन होते हैं या कोई विलेन होता है, वो अपने गुंडों से कहता है, तो डायलॉग्स होते हैं ना। तो उसमें डाया माने दो लोग होते हैं और इसमें मोनोलॉग माने एक ही लोग है, इसमें एक ही व्यक्ति है, हम ही है जो हमारे साथ बात करते हैं, खुद को प्रश्न पूछते हैं, खुद को ही ओपिनियन देते हैं, खुद के ही ओपिनियन को नकारते हैं या खुद के ही ओपिनियन को अप्रूव करते हैं। ये सारी नौटंकी हम करते हैं, दिन रात करते रहते हैं, है ना। बस उसको वर्बलाइज नहीं करते। अगर वर्बलाइज करने लगे ये सारा जो मन में
खिचड़ा हो रहा है, उसको अगर हमने वर्बलाइज कर दिया तो हमको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाएगा। ये वर्बलाइज नहीं है तब तक ही हम मेंटल हॉस्पिटल से दूर है, जैसे ही वर्बलाइज हो गया हम मेंटल घोषित कर दिए जाएंगे। तो किसी को पता चले ना चले, हमको तो पता है कि भाई ये पागलपन हो रहा है भीतर से, हम मेंटल ही है, और ये मेंटल इश्यू ही कहा जाता है इसीलिए इसको, है ना, कि भाई अंदर से तुम मेंटल हो, पागल हो। तो इसलिए हमें समझना है कि भाई साक्षी भाव से देखकर ये सारे जो रिएक्टिविटी है उसको डाइल्यूट करना है, डिसॉल्व करना है, और उसी के ऊपर आज का ये सत्र भी रहेगा हमारा, ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए और पास से देखकर और ज्यादा आइडिया लेने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार ये पुस्तक में हमने पिछले सत्र में दूसरा चैप्टर पूरा किया था, आज हम तीसरे चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका कंटेंट देखते हैं, आज का सत्र शुरू करते हैं। ओके फाइन। तो चैप्टर 3 है नकारात्मक विचारों की समस्या, राइट, 3.0 द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव थॉट्स पुस्तक में। ओके, अब जैसे कि हमने कहा कि टर्निंग पॉइंट आएंगे, तो अधिकांश हम ट्राई करेंगे कि वो टर्निंग पॉइंट सत्र की शुरुआत में ही आ जाए पुस्तक के, ताकि हम सत्र को एक इंटरैक्टिव मोड से शुरू करें, तो लोगों के अंदर एक एनर्जी अपसर्ज हो और वो सबके माइंड एक्टिव हो जाए, अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, अच्छा तैसा, और उसके बाद फिर हम सारी चीजों को समराइज करते हुए, जैसे स्वामी जी ने जिस सिस्टम से लिया है उसी सिस्टम में आगे बढ़ते उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज की ये जो स्लाइड है ये भी डिस्कशन स्लाइड है। तो नकारात्मक विचारों की जो समस्या है, द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव थॉट्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप लोग उसमें अपने प्रतिभाव कुछ देना चाहते हो तो आप लोग हैंड रेस्ट कर सकते हैं जूम के बटन से, और मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करूंगा। नकारात्मक विचारों की ऐसी कौन सी समस्या है जिससे ऊपर उठना बहुत जरूरी है, राइट। किसी ने कहा है इंक्रीज द वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम तो हमारा मैक्सिमम है, राइट। आपको प्रत्येक सत्र में आपकी ये कंप्लेन रहती है, मुझे लगता है ये आपके डिवाइस का इश्यू है, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि हम रिकॉर्डिंग चेक करते हैं उसमें सब सही लगता है, हमें कोई वॉल्यूम लो नहीं होता है, ठीक, ओके। यस अभिषेक भैया, आप नेगेटिव थॉट्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? राधे राधे भैया जी, राधे। नकारात्मक विचारों की समस्या तो बहुत आम है भैया। एक्चुअली मेरा जो अनुभव रहा है, नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते मुख्यतः इसलिए हैं क्योंकि हमने पहले जो है बहुत अभ्यास किया हुआ होता है इन विचारों को मन में लाने का। yes. तो क्योंकि हम ये विचार को पहले बहुत लंबे समय तक, या लंबे समय तक नहीं भी तो फ्रीक्वेंसी कई बार ज्यादा हुई है पास्ट में, जिसके कारण जो है उन विचारों की पुनरावृत्ति जो है और आसान हो जाती है। तो इसलिए वो नकारात्मक विचार जो है बार बार जो है हमारे मन में आते रहते हैं, और जितनी बार आते हैं फिर उनका आना और सरल हो जाता है। तो इससे जो है बचने का तो एक ही तरीका है कि जितना पावरफुल नकारात्मक विचार हमारे अंदर आ रहा है, उतना ही पावरफुल सकारात्मक विचार हम अपने अंदर डेवलप करें, और कॉन्शियस एफर्ट के साथ उस सकारात्मक विचार को भी बार बार लाने की चेष्टा करें। तो इसमें शुरू में बहुत प्रयास जो है पड़ता है, लेकिन अगर वो सकारात्मक विचार जो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है, उसको हम बार बार अपने मन में लाएंगे तो फिर धीरे धीरे वो नकारात्मक विचार का बल कम हो जाता है और उस सकारात्मक विचार का बल जो है वो बढ़ने लगता है। तो इससे हम नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं। वेरी गुड, ये एक तरीका हो सकता है। नाइस, वेरी धन्यवाद। तो जैसे इन्होंने बताया अभिषेक भैया ने कि नकारात्मक विचार जो है वो अभ्यास से ही आता है, जैसे हमने पिछले सत्र में भी देखा था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए करनी थी, पॉजिटिव कॉन्टेम्पलेशन के लिए करनी थी, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी वो हम करते हैं नकारात्मक विचारों के लिए। जो सेल्फ टॉक हमें करनी थी हमारे अपग्रेडेशन के लिए, वो सेल्फ टॉक हो जाती है हमारे वेस्ट ऑफ टाइम के लिए, राइट। तो ये सब हमने डिटेल में देखा था, तो उसी के विषय पर इन्होंने कहा कि यही सारा वेग आता है। तो और क्या क्या समस्याएं हैं जिससे हमें जूझना पड़ता है, अगर कोई बताना चाहे तो यस पद्मश्री रस्तोगी जी आप बता सकते हैं, आपको अनम्यूट करता हूं। राधे राधे।
राधे राधे। जैसी ये कहावत है कि ग्लास इज हाफ फुल, तो कोई भी समस्या हो तो उसको ग्लास हाफ फुल देख सकते हैं, हाफ एम्प्टी देख सकते हैं. The person who concentrates on glass half full is the positive person, and the person who sees glass half empty is the negative person. We need to concentrate on glass half full. I think that will be helpful. Yes, yes. Radhe Radhe. Thank you very much. तो इन्होंने कहा कि it is all about the perspective, कि हम किस तरह से हमारे विचारों को देखते हैं, राइट? तो ये भी एक सही बात है कि भाई आप जो ग्लास है उसको आप आधा खाली है आधा काली है ऐसा ही पर्सपेक्टिव से देखते रहोगे तो फिर सामने अगर प्यास बुझाने का माध्यम होगा भी तो भी आप उसको बुझा नहीं पाएंगे, राइट? वेरी नाइस, ठीक है। तो अब लास्ट में भावना जी को अनम्यूट करते हैं। यस भावना जी। राधे राधे। कोई माइक का इश्यू लग रहा है ना यहाँ पर, वो ठीक से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है आपके वहां से। ओके, कोई बात नहीं। तो ऑलराइट, और किसी का इंटरेस्ट, किसी एक और व्यक्ति को अगर कुछ कहना है नकारात्मक विचारों के विषय में तो बता सकते हैं, अथवा हम आगे शुरू करते हैं। यस, चैट बॉक्स में संध्या ने कहा है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कैन आल्सो हेल्प। यस डेफिनेटली, वेरी नाइस। तो उससे नकारात्मक विचार हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? लेकिन हम उसकी समस्या पर विचार करें कि क्या क्या हमें फाइट करनी पड़ती है डेली लाइफ में। यस डॉक्टर स्वाति। राधे राधे। राधे राधे। यस, या आवाज आ रही है ना? ओके, आई जस्ट वांटेड टू से भैया कि अब अगर एक बार नेगेटिव थॉट आता है तो उसको हम एनर्जाइज कर देते हैं तो वापस उसकी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में जाता है, फिर वो नेगेटिविटी और बढ़ती जाती है, फिर उसके बारे में किसी के बारे में बुरा सोच रहे। यस करेक्ट। वो मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, अपने समान सारे जो कैटेगराइज्ड अपनी कैटेगरी के जो थॉट्स होते हैं उसको अपने में पकड़ लेते हैं, है ना? तो इसके कारण ये समस्या और बढ़ जाती है, राइट? आपका माइक शायद म्यूट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया, अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। यस, लास्ट में प्रभात भैया आपको अनम्यूट करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे पार्थ भैया। सो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा नकारात्मक विचारों की जो मेजर समस्या आती है वो ये समस्या लग रही है मुझे, जैसे जो हमारे नकारात्मक विचार होते हैं उनसे हम डील जब करने लगते हैं तब उसके लिए भी हमारी जो सोच होती है वो नकारात्मक होती है। तो अगर हम नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं और उसके लिए भी हम नेगेटिविटी के साथ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना। वेरी नाइस, सही है। जैसे डॉक्टर आइंस्टाइन ने कहा था ना कि द कॉन्शियसनेस व्हिच हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, राइट? इसके जैसा ही है ये। वेरी गुड, यस। तो ठीक है, बस अब तो हम ये डिस्कशन को क्लोज करते हैं। सब लोगों ने अच्छे प्रतिभाव दिए और सॉल्यूशंस भी अच्छे दिए और अपना इनपुट भी दिया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। वेरी नाइस। तो अब हम इस समस्या को थोड़ा समराइज करते हैं, अब डिस्कशन को पूरा करेंगे और पुस्तक के पेजेस में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नकारात्मक विचार है उसमें मानसिक रूप से ये समस्याएं आती हैं कि हम सब कुछ नेगेटिव ही सोचते हैं। आई एम लॉस्ट, हम फियर, जैसे पिक्चर में है ना, हम भय के विषय में सोचते हैं, हम अनश्योर होते हैं, हम हमेशा नो मोड में ही चलते हैं, यस मोड में कभी कभी ही चलते हैं। छोटी छोटी समस्याएं आती है और हम गिव अप कर लेते हैं और हमारे फ्यूचर के प्रति तो छोड़ो, हम हमारे प्रेजेंट में भी क्लियर नहीं होते कि भाई अभी क्या करना है, राइट? 5 साल बाद क्या करना है। जैसे रिश्तेदार सिर खाते हैं ना कि अपने आप को तुम 10 साल बाद कहाँ देखते हो, या हमारे इंटरव्यू में सारे लोग पूछते हैं कि भाई तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, है ना? तो अरे भाई वो तो आप जॉब दोगे उसके आधार पर हम देखेंगे अपने आप को, है? तो खैर, लेकिन वो तो बात की बात होगी, लेकिन हम वर्तमान में भी हमें क्या करना है उसके आधार पर हम क्लियर नहीं होते, है ना? और आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, यही आवाज भीतर से ज्यादा आती है
और यस आई कैन ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये सारा कुछ जो होता है ये नकारात्मक विचार है हमारे, जो हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी को दबाते हैं, है ना। और हम परप्लेक्स्ड रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम क्योंकि हम वैल्यूएबल रिजल्ट्स को क्रिएट नहीं कर पाते, हम फेल हो जाते हैं। और वो ये फेलियर में भी एनर्जी ड्रेनेज होता है। सक्सेस को प्राप्त करने में तो बहुत एनर्जी चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम तो फेल होने में एनर्जी बिगाड़ते हैं, है ना, बर्बाद करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ये होता है हमारे ही नकारात्मक विचारों के कारण, क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उसके सामने 2 4 5 पॉजिटिव थॉट्स आ भी गए तो उनकी कोई वैल्यू या हैसियत नहीं रहती है ना। तो इसीलिए जैसे कहा संख्या, क्वालिटी, ये सारी बातों पर हमने चर्चा की थी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो उसकी फोकस, उसकी फोकल एनर्जी के ऊपर, ये सारी कुछ बातों पर हम लैग कर रहे हैं, हम डेफिशिएंट है। इसलिए ये विचार अभी हावी है और इनको माइल्ड करके, डाइल्यूट करके हमें इन पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक, तो ये सारी चीजें होती है नकारात्मक विचारों की, ये सब समस्याएं आती है प्रैक्टिकल लाइफ में, केवल थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब आता है। ओके, तो ये जितना भी हमने डिस्कशन किया, ये सारा कुछ स्वामी जी की पुस्तक में उन्होंने ये पैराग्राफ में बता दिया है। जो ये है रीड आउट द कोड। अगर कोई ये कोड को पढ़ना चाहता है, तो जिनको सब ठीक से दिख रहा है, क्लियर फॉन्ट्स दिख रहे हैं, तो हैंड रेस करके ये कोड को पढ़ सकते हैं। हम ये पूरी स्लाइड को समराइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। किसी को पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं। यस अनन्या, आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। Thoughts and feelings makes us recall memories. The memories evoke images, leading to further thoughts. This sets off a chain reaction of thoughts, feelings, memories, and images in a recurring manner. Sometimes the chain is within our control and works to our benefit, but very often it is not. We find ourselves unable to manage our mind. It runs amok, causing us immense harm, immensely harm. Our own mental creations become unwanted monsters residing within. थैंक यू। तो जैसे कि इन्होंने पढ़ा, ये पूरा कुछ नकारात्मक विचारों की जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्या इस कोटेशन में आ जाती है। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि थॉट्स एंड फीलिंग्स मेक अस रिकॉल मेमोरीज। उनका मुख्य काम क्या होता है? हमारी ये जो विचार है उनकी आवश्यकता ही क्यों है? सर्वाइवल मोड के अतिरिक्त भी उनकी आवश्यकता है नवीन नवीन अनुभवों को उत्पन्न करके हमारी लाइफ को एनहेंस करना, राइट। ये एक ऐसा टूल है, लाइफ एनहेंसिंग टूल है ये, राइट। लेकिन इसको हमने लाइफ डिस्ट्रॉइंग टूल बना दिया है, क्योंकि ये पावरफुल है ना, इसलिए। तो जैसे एटॉमिक एनर्जी है, तो वो ग्लोबल लेवल पे लाइफ एनहेंसिंग भी हो सकती है और वो ग्लोबल लेवल पे लाइफ डिवास्टेटिंग भी हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ है, कोई भी एनर्जी है उसका हम क्रिएटिव या डिस्ट्रक्टिव कैसा भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि वो हमारे अनुभवों को प्रोसेस करने के लिए विचारों की आवश्यकता रहती है। ओके, और दी मेमोरीज इवोक इमेजेस, राइट। वो इमेजेस क्रिएट करते हैं, फिर वो और फर्दर थॉट्स की ओर ले जाते हैं, जैसे अभी डॉक्टर स्वाति ने कहा, प्रभात भैया ने कहा। तो वो इस तरह से वो चलते ही रहते हैं। दिस सेट्स ऑफ अ चेन रिएक्शन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज एंड इमेजेस इन अ रिकरिंग मैनर। ये बार बार होता रहता है, क्योंकि हमारी आवृत्ति पर कोई उसका नियंत्रण नहीं है। और समटाइम्स द चेन इज विद इन अवर कंट्रोल एंड वर्क्स टू अवर बेनिफिट। कभी कभी ऐसा वंस इन अ वाइल होता है कि भाई बारिश के मौसम में सूरज निकल आता है, और वो ये चेन रिएक्शन कभी कभी लगता है कि हाँ भी ये हमारी फेवर में काम कर रही है। एक के बाद एक अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और हम कभी कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी पूरा कर लेते हैं और हमारी तारीफें होने लगती है। ये सब होता है, तो ये पॉजिटिव थॉट्स की चेन रिएक्शन से ही हुआ था। लेकिन ऐसा तो कभी कभी होता है ना, बट वेरी ऑफन इट इज नॉट। अधिकांश तो ऐसा होता ही नहीं है। वी फाइंड अवरसेल्व्स अनेबल टू मैनेज अवर माइंड। हम अपने मन को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, एंड इट रन्स अमोक, वो पागलों की तरह दौड़ता रहता है, कॉजिंग अस इमेंस हार्म,
राइट। तो इससे हमें बहुत बड़ी हानि होती है। अवर ओन मेंटल क्रिएशंस बिकम अनवांटेड मॉन्स्टर्स रिजाइडिंग विद इन। बहुत ही एटॉमिक वाक्य है कि हमारे खुद के ही जो मानसिक हमारी खुद की ही जो मानसिक कृतियां हैं, मानसिक रचनाएं हैं, ये हमारे भीतर के मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, है ना। हमारे ही रचना है, देखो जरा, है ना, हमने ही क्रिएट किया है, हमारा क्रिएशन हमारी अगेंस्ट में काम करता है, राइट। जैसे ये भगवान क्रिएट करते हैं और फिर वो भगवान के साथ ही बगावत करे, उसके जैसा कि हम ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हम क्रिएट करते हैं अलग 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 थॉट्स जो अभी कुछ देर पहले ही नहीं थे, जो हमने अभी बनाए, राइट। और लेकिन वो हमारी अगेंस्ट में काम करते हैं, वो हमको गाली देते हैं, वो हमको क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमको दबाते हैं, वो हमको डीवैल्यूएट करते हैं। हमारा ही क्रिएशन हमें गाली देता है। जैसे किसी पिता का बालक होता है, वो अपने पिता को गाली दे, पैदा होते ही गाली देने लगे, है ना। तो उसके जैसा है कि हमारे थॉट्स पैदा होते ही हमें गाली देने लगते हैं, इन अ वे कि हमें डिवैल्यूएट करने लगते हैं, है ना। अधिकांश हमारी अगेंस्ट में ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनवांटेड मॉन्स्टर्स है जो हमारे भीतर रहते हैं। ओके, तो इसलिए ये नकारात्मक विचारों की सारी समस्या इसके अंदर समाहित हो जाती है, राइट। कंक्लूजन के बाद अब हम आगे चलते हैं। यही कोटेशन के ऊपर से हम इतना डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कि विचारों की जो आवश्यकता है प्रमुखतः 3 कारणों से है कि क्यों भाई हमारी लाइफ में ये थॉट का पैराडाइम ही क्यों है। ऐसा ही है अगर कि भाई ये नकारात्मक है, ये थॉट्स होने ही नहीं चाहिए, तो अगर ये होते ही नहीं तो अच्छा था, है ना। लेकिन ऐसा तो हम सब जानते हैं कि बिना थॉट के तो लाइफ ही नहीं हो सकती। तो विचारों की आवश्यकता मुख्यतः 3 कारणों से है, राइट। एक है कि अनुभवों का निर्माण करना, मेमोरी क्रिएशन। हमने कुछ अनुभव, यहाँ पर अनुभव का अर्थ है मेमोरी या स्मृति या कुछ भी, तो उसका हम निर्माण करते हैं विचारों के आधार पर। हमने कुछ देखा तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसकी वैल्यू कितनी है हमारी लाइफ में वो डिसाइड करते हैं। अगर हमें पता ना हो, ये वैल्यूएशन करना ना आता हो, अनुभवों का ठीक से निर्माण करना ना आता हो, तो हम कहीं बाहर मार्केट में जाते हैं और घर आएंगे तो रास्ते में जितना भी कुछ दिखता है वो उठा के घर पे ले आएंगे, है ना, जो कुछ भी दिखता है वो। तो ये लेकिन हमें पता है कि भाई अनुभवों का निर्माण कैसे करना है, तो वो हम विचारों के माध्यम से ही डिसाइड करते हैं कि ये अनुभव, ये वस्तु का ऐसा अनुभव, ये वस्तु का वैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव ये तो बात की बात है, लेकिन अनुभवों का जो निर्माण होता है ये वैचारिक प्रक्रिया से होता है, थिंकिंग प्रोसेस से होता है, राइट। फिर दूसरा है कि अनुभवों का परिमार्जन, मेमोरी रिसाइकलिंग। कुछ अनुभव ऐसे हैं जिसकी हमें भविष्य में भी आवश्यकता होगी, तो इसलिए मेमोरी रिसाइकलिंग एबिलिटी भी है हमारी माइंड में कि वो मेमोरी को का परिमार्जन करे। परिमार्जन माने उसको एक तो फिर से उसको री एनालाइज करके भाई इसमें कितना पॉजिटिव है, कितना पार्ट उपयोगी है, कितना पार्ट अनुपयोगी है। जो अनुपयोगी है उसको डिस्कार्ड करके जो उपयोगी है उसमें से फिर से उसका रॉ मटेरियल की तरह यूज करके फिर से कोई नवीन अनुभव बनाया जाए, या पुरानी मेमोरी को फिर से उसको रिसाइकल किया जाए, है ना। तो ये सारी जो बातें होती है ये भी विचारों के माध्यम से होती है कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर हम फ्यूचर का कितना निर्माण करना है, या पास्ट एक्सपीरियंसेस अब कितने अनावश्यक है, ये सब कुछ हम विचारों के आधार पर ही डिसाइड करते हैं, राइट। इसमें भी विचार चाहिए। ओके, और तीसरा होता है कि अनुभवों का व्यवस्थीकरण करना, हमारी जो मेमोरी है उसका डीफ्रेगमेंटेशन करना। फ्रेगमेंटेड मेमोरी जो होती है उसको डीफ्रेगमेंट करके उसको ठीक से चैनलाइज करके उसकी अच्छी सी पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल स्टोरी लाइन या सेल्फ टॉक बनाकर हम हमारे माइंड में उसको रखते हैं, उसे मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं, राइट। तो ये मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन स्वप्न में बहुत होता है। हमारे जो ये ड्रीम प्रोसेस है ये मोस्टली 80% मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन ही होती है, राइट। अगर हम इसके स्पिरिचुअल पहलू को भी ना देखें, केवल उसके साइकोलॉजिकल पहलू को ही देखें, तो ये मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन की ही प्रोसेस है। तो ये हम दिन में भी अगर हम बहुत ही सटीक और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग को लेकर चल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग को लेकर अपनी डेली टास्क को या अपने डेली शेड्यूल को पूरा करते हैं, तो अगर हम भी ऐसा करें तो वो हमारी मेमोरी केवल स्वप्न में भी नहीं, जागृत अवस्था में भी कॉन्शियसली ये डीफ्रेगमेंट होती रहेगी और उसका व्यवस्थीकरण होता रहेगा, और हमारे दैनिक जीवन के जो अनुभव है वो अच्छे से अच्छे इस तरह से एक के ऊपर एक स्टैकअप होते रहेंगे, राइट। और पूरा दिन, पूरा वीक, पूरा मंथ, पूरा साल, पूरा डेकेड और इस तरह से पूरी लाइफ अच्छी हो सकती है ना। तो ये सब कुछ मेमोरी क्रिएशन, मेमोरी रिसाइकलिंग और मेमोरी डिफ्रेगमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। और अगर इनमें से किसी भी प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाए तो वो नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करता है ना। अभी मेमोरी क्रिएशन ठीक से नहीं कर पाए, अंधाधुंध होने लगा, या मेमोरी रिसाइकलिंग में बार बार जैसे अभी लोगों ने कहा कि
पुराने विचार जो है वो बार बार आते रहते हैं और हम उसको कोई प्रोसेस ही नहीं करते, बस उसको केवल रिपीट करते हैं। जैसे हम वो ऑडियो प्लेयर में एक ही सॉन्ग को बार बार बजाते हैं ना, हम कोई सॉन्ग के लिरिक्स को थोड़ी एडिट कर सकते हैं या उसके म्यूजिक को थोड़ी एडिट करते हैं, तो बार बार सेम सॉन्ग बजता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम हमारे अनुभवों के लिरिक्स को या उसके म्यूजिक को चेंज नहीं करेंगे तो वही का वही नकारात्मक म्यूजिक बजता रहेगा। तो अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मेमोरी रिसाइकलिंग, तो भी हम नेगेटिव थिंकिंग को स्थान दे देंगे। और अगर हम उसको ठीक से डीफ्रेगमेंट नहीं कर पाए, उसकी मेमोरी वो कभी भी किसी भी प्रकार की मेमोरी उत्पन्न हो जाती है, उसकी कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो भी ऐसा होता है कि हम नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं या फिर हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हम फिर आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं इत्यादि। लेजीनेस आ जाती है, प्रोक्रास्टिनेटिंग नेचर होने लगता है। तो जिनका प्रोक्रास्टिनेटिंग नेचर होता है उनको मेमोरी डिफ्रेगमेंटेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट। उनकी मेमोरी ठीक रूप से एलोकेटेड नहीं होती है, इनको मेमोरी रीएलोकेशन करना पड़ता है, मेमोरी डिफ्रेगमेंटेशन करना पड़ता है, राइट। और इसीलिए फिर सेल्फ हेल्प बुक वगैरह पढ़ के वो अपनी मेमोरी को, अपने अनुभवों को ठीक करते हैं और अनवांटेड अनुभवों को फिल्टर करते हैं इत्यादि। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम क्रिएशन, रिसाइकलिंग और डिफ्रेगमेंटेशन को, हमारे ही एक्सपीरियंसेस के इन 3 पहलू को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए नेगेटिव विचार उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। तो ये प्रैक्टिकल बेसिस पर। अब इसी का डीप डाउन साइकोलॉजिकल रीजन हम आज ही समझने वाले हैं। तो ये तो हम प्रैक्टिकल बात की हमने कि ऐसा होता है, सरफेस लेवल की बात है अभी भी है, ठीक, ओके। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है अपने भीतर के विभिन्न विचार विषयों से सावधान रहना, राइट। बुक में है चैप्टर 3 डेल्टा 1, बीवेयर ऑफ थॉट पॉइजन्स, राइट। तो यहाँ पर सावधान रहने की बात है, अटेंशन देने की बात है। क्या बात है? फिर से एक कोड आ रहा है जिसमें ये क्वेश्चन दी जाती है हमें, या हमें एक नोटिस दी जाती है कि भाई इस पर थोड़ा ध्यान देना है, राइट। तो विचार विष क्या है, किस तरह से काम करते हैं, कैसे दूर किया जाए, उसका ये एक अच्छा सा कोट है। कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। यस पायल जी आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। Obviously, the cause of one's distress is not lack of wealth, power, or fame. It is merely one's inability to eliminate harmful thoughts. The intricacies of the human mind are difficult to fathom, and so are the varieties of defective ideas it generates. Unwholesome thoughts can be of bitterness, untruth, etc. They come in 3 degrees: mild, moderate, and intense. They can be created, instigated, approved, either because of avarice, anger, or attachment. Thank you. Radhe Radhe. राधे राधे। It was very nice reading. तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो विचार विष है हमारे ही भीतर है। जैसे आगे कहा कि ये अनवांटेड मॉन्स्टर्स रिजाइडिंग विद इन, ये हमारे ही अंदर निवास करते हैं, राइट, हमारे ही अंदर रह रहे हैं। जैसे हमारे अंदर कोई अनवांटेड गेस्ट भी आ जाता है तो भी हम कितने डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो ये, और वो तो घर में होता है, वो हमारे अंदर नहीं घुस जाता कोई प्रेतात्मा की तरह, वो तो घर में ही रहता है, फिर भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये तो मॉन्स्टर्स है बड़े बड़े जो हमारे अंदर घुसे पड़े हैं, मन के अंदर घुसे पड़े हैं। तो इसीलिए तो हम इतने डिस्टर्ब रहते हैं ना। एक स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ एक दिन भी पूरा नहीं कर पाते, पूरा 1 साल तो क्या ही पूरा करेंगे, एक दिन का 1 घंटा भी हम स्मूथनेस के साथ या एकदम सेरेनिटी के साथ, शांति के साथ पूरा नहीं कर सकते। इसका कारण ही यही है कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भीतर स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ऑब्वियसली द कॉज ऑफ वंस डिस्ट्रेस इज नॉट लैक ऑफ वेल्थ, कि भाई पैसे कम है, मेरे पास पावर नहीं है, प्रधानमंत्री होता तो कुछ बात और होती, मेरे पास ये ख्याति नहीं है, फेम नहीं है, लोग मुझे पहचानते नहीं है, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है, ये सब कोई बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि इट इज मियरली वंस इनएबिलिटी टू एलिमिनेट हार्मफुल थॉट्स। हम हमारे अंदर से हार्मफुल थॉट्स, पता है कि ये मुझे मेरी अगेंस्ट काम कर रहा है, फिर भी हम उसको नो नहीं कह सकते, इतने हम पराधीन हैं, राइट। तो ये जो इनएबिलिटी है उसको मना करने में, तो वो जो इनएबिलिटी है, वो जो अक्षमता है, वही मुख्य कारण है कि हम इतना परेशान हो रहे हैं, राइट। तो
फिर ये जो आगे कहा कि अनहोलसम थॉट्स कैन बी ऑफ बिटरनेस अनट्रूथ, तो ये उसके नेचर की बात हुई कि ये विचार विष जो है वो इस प्रकार से आते हैं, बिटरनेस के माध्यम से, अनट्रूथफुलनेस के माध्यम से इत्यादि। और फिर ऐसा नहीं कि सारे विचार एक ही इंटेंसिटी के होते हैं, वो 3 प्रकार की डिग्री में आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और इंटेंस। इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे आज। और दे कैन बी क्रिएटेड, इंस्टिगेटेड और अप्रूव्ड ईदर बिकॉज ऑफ एवराइज, एंगर और अटैचमेंट, लोभ, क्रोध या आसक्ति। ये तीनों के कारण ही हम ऐसे थॉट्स को स्थान देते हैं या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। विचार तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई प्रकार का लोभ जुड़ा है, या उसके साथ जुड़ा हुआ जो क्रोध है कि भाई ये विचार के कारण मुझे उसके ऊपर क्रोध आता है। किसी के ऊपर जब हमें क्रोध आता है तो हम अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, पावरफुल फील करते हैं, है ना। तो जैसे हिंसात्मक लोग होते हैं, तो वो हिंसा क्यों कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके द्वारा वो पावर फील करते हैं, है ना। ऐसे ही हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हमें लगता है कि अगर मैंने गुस्सा नहीं किया तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफ इमोशन बेस्ड होती है, प्रिंसिपल बेस्ड नहीं होती। अगर हमारी लाइफ प्रिंसिपल बेस्ड हो और हमें प्रिंसिपल्स पता हो तो हम उन प्रिंसिपल्स के आधार पर उसको बंद कर सकते हैं या उसका बिहेवियर ठीक कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्रोध करके अपनी एनर्जी को खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, राइट। और इमोशंस के कारण ही हम ओवरवेल्म हो जाते हैं हमारी प्रॉपर्टीज को लेकर, हमारे पोजीशंस को लेकर, हमारी वेल्थ को लेकर, और फिर हम एवराइज में पड़ जाते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं कि अरे अगर सफिशिएंट नहीं होगा रिटायर होने के बाद तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। और कभी कभी आसक्ति भी होती है कि अरे भाई पता है कि भाई सिगरेट पीना ठीक नहीं है, अल्कोहल लेना ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करे, अब इसके बिना रहा नहीं जाता, अब तो एक आदत सी हो गई है ना। तो इस प्रकार से अटैचमेंट के कारण भी ये गड़बड़ियां होती रहती है, ठीक। तो इस प्रकार से ये विचार विष है, ये ऐसे स्वरूपों से हमारे जीवन में आते हैं, प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। तो इससे हमें सावधान रहना है। तो ये उनका बहिरंग स्वरूप हुआ। अब ये जो विचार है वो हमारे भीतर 12 प्रकार की हमारी मेंटालिटी होती है, वो 12 प्रकार की मेंटालिटी के कारण हमारे अंदर आते हैं और हम उसको इजीली रिमूव नहीं कर पाते, राइट। बहुत सुंदर ये वर्णन किया है इसमें स्वामी जी ने। मैं आप लोगों को हर एक सत्र में कहता हूं कि या तो सत्र में आने से पहले या सत्र पूरा होने के बाद 10, 12, 15 पेजेस आप पढ़ लीजिए पुस्तक के, है ना। 20 पेजेस को पढ़कर आइए, या तो फिर बाद में तुरंत ही ये टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि हम पूरी पुस्तक कवर नहीं कर सकते। और डेफिनेटली स्वामी जी ने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने बाकी सारे रिसर्च पेपर और कंटेम्प्रेरी फाइंड आउट्स वगैरह जो है उसको भी उन्होंने इसमें स्थान दिया है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं। तो आपको ये सत्र अटेंड करने के बाद भी वो पुस्तक में से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको यहाँ से नहीं मिली हो, है ना। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्वामी जी ने जो सुंदर उसकी सिस्टमेटिक अभिव्यक्ति दी है अपनी पुस्तक में, उसको आप डेफिनेटली एक बार जरूर फॉलो करें। अगर आप इंग्लिश नोअर है तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, फाइन, ओके। ये कोर्स तो केवल उन लोगों के लिए जिनको ये पुस्तक पढ़नी है लेकिन इंग्लिश बिल्कुल उनको नहीं आता है, या फिर उनको हिंदी में ही पढ़ने की इच्छा है। तो ये कोई अल्टीमेट कोर्स नहीं है, तो बस एक डूबते को तिनके का सहारा जैसी बात है, राइट। ओरिजिनल ये तो तिनका है, ओरिजिनल नौका जो है वो स्वामी जी की पुस्तक है जिसमें आपको बैठना है, फाइन, ओके, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं नकारात्मक विचार। पुस्तक में है चैप्टर 3 डेल्टा 2 व्हाई नेगेटिव थॉट्स अराइज। तो इस पर विचार करना है कि मुख्य कारण क्या है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आगे हमने वो बहिरंग कारण देखा कि, लेकिन अब हमें उसका अंतरंग कारण देखना है, राइट। कि हमने देखा कि भाई क्रिएशन, रिसाइकलिंग और डिफ्रेगमेंटेशन, इसमें कहीं पर गड़बड़ होती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन वैसा भी क्यों होता है, उससे भी अब डीप में जाते हैं कि वो अनियंत्रित क्यों हो जाता है। तो उसका गौण कारण ऐसा है नेगेटिव विचार उत्पन्न होने का, जिसमें कहा है स्वामी जी ने पुस्तक में, विपर्य, विचारों में होने वाला भ्रम। ये योग सूत्र का विषय है, उसे कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन इन थॉट, ओके। तो हमारे विचारों में होने वाला भ्रम, अर्थात हमारे विचार जो कहते हैं वो ट्रूथ नहीं होता या फैक्ट नहीं होता, वो बस एक हमारा ही इंटरप्रिटेशन होता है, और वो ट्रूथ नहीं, फैक्ट नहीं, बल्कि बिलीफ होती है। अब ये जो बिलीफ होती है वो ट्रूथ जैसी ही लगती है, लेकिन ट्रूथ नहीं होती है। और कभी कभी होती भी है, लेकिन अधिकांश वो नहीं ही होती है। लेकिन चूंकि ये हमारी बिलीफ है इसलिए हम उसको नकारने में थोड़ा झिझकते हैं, राइट। और ये जो भ्रम हो जाता है उसी के कारण फिर वो नेगेटिविटी टिकी रहती है हमारे बीइंग में या हमारे थिंकिंग में, वो परसिस्टेंट हो जाती है। तो ये भ्रम को मिटाना होगा।
तो भ्रम कैसे मिटेगा? तो उसका जो मुख्य कारण है उसको रिमूव करने से ये भ्रम मिटेगा। ये तो गौण कारण है। तो मुख्य कारण क्या है उसका? उसी सूत्र में आता है कि ये क्षति या भ्रांति से युक्त समझ जो होती है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, कि हमारी जो मिसलीडिंग अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके कारण ये सब होता है। अर्थात नॉलेज जो होता है हमारा वो भ्रांति युक्त होता है, वो एरोनियस होता है, राइट। तो उसी के कारण ये नॉलेज, मुख्यतः तो ये नॉलेज ही है, ज्ञान ही है, जिसे बढ़ाने से ये सारे अज्ञान दूर होंगे हमारे, है ना। तो नॉलेज को हमें अपग्रेड करना है, उसको फिल्टर करके उसको प्योर बनाना है ना। अभी तो ये हाल है, अभी तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है ना। तो हम इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज मान लेते हैं। अगर किसी को बहुत सारे स्पेलिंग्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और उनको बहुत सारी कुछ बातें याद आती है, वो अच्छी तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला को या मैथमेटिकल एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह को वो प्रोसेस कर सकते हैं छोटी सी उम्र में, तो हम कहते हैं कि इसका नॉलेज बहुत है। या किसी किसी बच्चों में या कोई बड़ों में भी जीके का जनरल नॉलेज होता है, वो पुस्तकें इत्यादि पढ़ के भाई उस कंट्री में वो क्या, उस कंट्री में वो क्या, उस कंट्री में उसका क्या, वो 50 साल पहले 500 साल पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था, ये सब बातों को जिसको पता होता है तो हम कहते हैं कि भाई इसका तो नॉलेज बहुत है। तो हम अब ये नॉलेज नहीं, ये एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ये नॉलेज नहीं है। तो ये तो आजकल की एआई भी कर लेती है ना, तो 2 मिनट में कर लेती है, उसकी तो धज्जियां उड़ जाती है जो आईएएस पास आउट होता है उसकी भी, है ना। तो ऐसी ऐसी एआई बन गई है। तो अब एआई भी तो क्या है, वो भी तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टैकअप ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, प्रोग्रामिंग लेवल पर भी और मेमोरी लेवल पर भी, दोनों में। तो हम अभी तो ये हाल है कि हम इंफॉर्मेशन को, माहिती जो होती है उसको ही हम ये ज्ञान मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जो होती है, हम जिस अंडरस्टैंडिंग से डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं नहीं, डेटा को जो प्रोसेस करते हैं जिस अंडरस्टैंडिंग से, वो अंडरस्टैंडिंग रियल नॉलेज होता है। और वो अगर भ्रांति युक्त हो जाए तो फिर बंटाढार हो जाता है, राइट। और फिर इसी भ्रांति युक्त समझ से या इसी भ्रांति युक्त नॉलेज से या प्रोसेसिंग एबिलिटी से हमारी विचारधारा भी नकारात्मक हो जाती है, या फिर हम नकारात्मकता को जानकर भी छोड़ नहीं पाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर नॉलेज की कमी है मुख्यतः, और उसकी के कारण मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होते हैं। ठीक, बिगड़े हुए नॉलेज से बिगड़े हुए कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, सीधी सी बात है। अब कैसे कैसे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं हमारी इंटरप्रिटेशन में, वो हम समझेंगे। ठीक, तो उसी में क्यों उत्पन्न होते हैं नकारात्मक विचार, 3.2 व्हाई नेगेटिव थॉट्स अराइज, राइट। तो ये एक विषैला मन हो गया है हमारा, ये नेगेटिव थॉट्स की एक पूरी बॉटल है जिसमें से नेगेटिव थॉट्स निकलते रहते हैं, और हम फिर उसको सप्रेस करके इस तरह से बंद कर देते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि जैसे आगे कहा ना कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है या फिर जो हमारी इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि ये 1-2 प्रकार से है, ये टोटल 12 प्रकार से है, एक या किसी दूसरे फॉर्म में ये आता ही आता है। पूरे दिन में अगर आप देखेंगे कि आप हमारे जो नेगेटिव विचार है वो कौन सी इंटरप्रिटेशन की गलती से हुए, तो ये 12 में से ही कोई एक होगा जिसको हम अभी लेने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला उसमें आता है अति सामान्यीकरण, पुस्तक में है 3-2-1 ओवर जनरलाइजेशन, राइट। तो ओवर जनरलाइजेशन माने क्या कि भाई मान लो मेरा कोई मित्र है, वो भी 36 इयर्स का है, मैं भी 36 इयर्स का हूँ। अब कल को अगर उसको ऑफिस में हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया, राइट, या तो और फिर उसका रीजन निकला कि उसको कोलेस्ट्रॉल बहुत था, तो फिर अब मैं क्या करूंगा कि हाँ मेरी भी तो एज 36 है, मैं भी तो कभी कभी ब्रेड बटर खाता हूँ, मैं तो अब जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं 37 देख पाऊंगा, मैं भी निकल लूंगा यहाँ से बस 2-4 महीनों में। तो ऐसा हम ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं, राइट। कि कोई नई गाड़ी लाया है, उसकी नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बाय चांस 1 महीने बाद हम भी नई गाड़ी लाने वाले थे, तो हम डरते हैं, अरे यार इतने करीबी लोग, मेरा इतना करीबी था, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे फूफा जी थे, मेरे मामा थे, मामा आ रहे थे गाड़ी लेकर और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नई कार थी, जैगुआर थी, 50 लाख की, वो कचरा हो गई, राइट। तो अब मैं तो 50 लाख की गाड़ी कचरा हो गई, तो मैं 5 लाख की गाड़ी भी नहीं लूंगा। तो इस प्रकार से हम अति सामान्यकरण कर लेते हैं कि भाई उसके साथ हो तो मेरे साथ तो होना ही होना है, ब्रह्मांड में मैं बर्बाद होने के लिए तो पैदा हुआ हूँ, राइट। इतना हम ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं, अति सामान्यकरण कर लेते हैं कि उसके साथ हुआ वो मेरे साथ भी होना बहुत सामान्य है, उसे कहते हैं अति सामान्यकरण। ठीक, तो ये ओवर जनरलाइजेशन, ऐसा हम बहुत बार करते हैं, आप लोगों को भी ये कहीं कहीं क्लिक होता होगा।
फिर संसार से औचित्य की निरर्थक आशा, फॉलसी ऑफ फेयरनेस पुस्तक में, राइट। फॉलसी ऑफ फेयरनेस मतलब तो क्या कि यहाँ पर हम संसार में हम ये समझते हैं कि भाई संसार मेरे साथ फेयर रहे, कुछ अनफेयर ना करे, संसार से औचित्य की निरर्थक आशा। या तो फिर उसमें हम होता क्या कि हम हमारी गलतियों की ओर ध्यान ही नहीं देते। मान लो किसी को फायर कर दिया जॉब में से, तो अब जेन्युइन रीजन से कोई बॉस होता है वो ऐसे नहीं कहता कि ऐसे नहीं बोलता कि कल से मत आना, वो थोड़े बहुत तो रीजन देता है कि भाई तुम्हारा ये डाउन है, ये परफॉर्मेंस कम है, ये प्रोजेक्ट में तुमने इतना नुकसान किया था, तुम बहुत लेट आते हो, या कुछ भी, या तुम ठीक से काम पूरा नहीं करते हो, ओवर टाइम करते हो, फिर भी तुम्हारे प्रोजेक्ट अधूरे रहते हैं, फिर मुझे पास ऑन करने पड़ते हैं दूसरे कॉलीग्स को वगैरह। तो एक ऐसे कोई भी बहुत सारे रीजंस देते हैं जब आपको फायर किया जाता है, तो है ना। तो लेकिन हम वो सब नहीं, हमको लगता है कि नहीं, मुझे नौकरी दी है तो आपको मुझे फायर नहीं करना चाहिए। वो भी तो मेरे साथ ही बैठता था, वो भी मेरी बगल वाली कुर्सी में बैठता था, वो भी मेरे साथ गप्पे मारता था, लेकिन उसको नहीं निकाला, मुझे निकाल दिया, है ना। तो ये हम निरर्थक आशा करते हैं कि मेरे साथ उचित होना चाहिए था, ये औचित्य की आशा कि मेरे साथ उचित ही होना चाहिए। उचित माने क्या, मेरे साथ जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए था। तो वैसे देखा जाए तो आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपके साथ जैसा होना चाहिए वैसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारा आग्रह होता है कि मैं जिसको उचित मानता हूँ, मैं जिसको ठीक मानता हूँ, मैं जिसको फेयर मानता हूँ, वैसी फेयरनेस संसार मुझे दिखाए या दुनिया वाले मुझे दिखाए, राइट। तो ये अदरवाइज अगर मेरी डेफिनेशन के अनुसार वो लोग नहीं चल रहे तो वो सारे लोग अनफेयर है। तो ये भी हमारी कंप्लेंट रहती है, इसके कारण भी हमारी नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस चलती ही रहती है, राइट। फिर आता है कि दुर्घटना होने की आशंका रखना, है ना, एक्सपेक्टिंग अ कैटास्ट्रॉफी, कि भाई कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। भले ही हम बाहर जाते हैं तो हमें मान लो कहीं 5-6 दिन के लिए किसी टूर पर गए, तो भी हमें पूरी टूर में ये चिंता सताती है कि मेरे घर में तो चोरी होने ही वाली है, राइट। क्योंकि वो मैं मौसी जी का गोल्डन सोने का हार मेरे घर में पड़ा है ना, वो कहीं कहीं अंदर अंदर, तो इसलिए मेरे घर में चोरी होगी। क्यों, मेरे घर में सोना है ना, इसलिए, राइट। तो ये हम एक ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ये सब ख्याली पुलाव के ही सारे स्वरूप हैं। तो यहाँ पर हम दुर्घटना होने की आशंका रखते हैं, राइट। जैसे ये पत्नियां होती हैं, उनको बहुत चिंता सताती है अगर उनके पति आधा घंटा भी लेट आ जाए तो, और उसमें भी फोन ना उठाए, और उसमें भी अगर नेटवर्क ना लगे तो फिर पूछो ही मत, है ना। तो वो फिर बहुत कुछ आगे का सोच लेते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ जो होता है ये दुर्घटना होने की आशंका रखने से होता है, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, राइट। अब बात ये होती है कि पति का जो फोन था वो उसने चार्ज नहीं किया था, डेड हो गया था, और रास्ते में उसको बहुत बढ़िया खुशबू आई तो वो जलेबी खाने रुक गया था 15 मिनट के लिए, है ना। तो यहाँ पर वो जलेबी दबा रहा था, तो वहां पर पत्नी जो थी वो टेंशन कर रही थी। तो ये सारी बातें होती है कि हमें कुछ पता नहीं होता, उसका कुछ वैलिडेशन नहीं होता हमारे पास, फिर भी ये हम कुकिंग करते रहते हैं विचारों का हमारे मस्तिष्क में, है ना। इसके कारण ये बहुत एनर्जी ड्रेन कर लेता है ऐसा थिंकिंग, राइट। पेशेंस नहीं होती है हमारे अंदर मेनली। फिर होता है कि सकारात्मकताओं को छान कर अलग कर देना, पुस्तक में है फिल्टरिंग आउट दी पॉजिटिव्स, कि भाई मेरी लाइफ में तो सारा कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव है। तो ऐसा होने 2-4 सीरीज ऑफ एक्शंस या सीरीज ऑफ हैपनिंग्स ऐसे हो गए कि जो नकारात्मक थे और बहुत ही डैमेजिंग थे। चलो मान भी लिया कि भाई आप सही हो, सभी चीजें डैमेजिंग थी, लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं कि भाई तुम्हारे पूरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ या अभी भी तुम्हारे पास और कुछ भी अच्छा नहीं है ना। तो जैसे अभी संध्या ने कहा था कि ग्रेटिट्यूड्स की नोट्स बनाना, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखना। तो उसमें क्या करते हैं हम कि हम ग्रेटफुल रहते हैं कि भाई चलो इतना तो खराब चल रहा है, लेकिन उसके सामने अच्छा क्या जा रहा है। भाई मुझे जॉब से निकाल दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे सारे मेडिकल रिपोर्ट्स अभी मैंने बॉडी चेकअप करवाया था, सारे नॉर्मल है, सारे बढ़िया है, बेस्ट है। कोई विटामिन B12 नहीं खाना है, कोई विटामिन D नहीं खाना है, सब ठीक ठाक जा रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है, राइट। तो इस तरह से हम ये ग्रेटिट्यूड फील करें कि भाई चलो इतने यहाँ से मुझे निकाल दे, लेकिन मेरी स्किल्स है, मेरे पास ये स्किल है, इसके आधार पर मैं ये जॉब भी ले सकता हूँ। या फिर हमारा कोई फ्रेंड था, बहुत जिगरी फ्रेंड था, वो फॉरेन चला गया, तो कोई बात नहीं, अब मुझे थोड़ी स्पेस मिली, उसके साथ जो आना जाना था वो बंद हो गया, तो उतनी स्पेस में मैं अपना और ग्रोथ कर सकूंगा, राइट। तो हम उसको पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, ग्रेटिट्यूड से नहीं लेते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं कि नहीं, ये जो जा रहा था सिस्टम से या सही से जा रहा था, उसमें जो बाधा आ गई, मतलब ये खराब हो गया।
तो ये उसके सामने जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, उसको हम फिल्टर आउट कर देते हैं कि भाई तू अभी साइड में निकल, मुझे अभी केवल नेगेटिविटी पर ही ध्यान देना है, राइट, ताकि मैं अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में फंसाकर खुद को सही फील कर सकूं। तो ये पीछे का भाव होता है उसका, राइट। तो ये सकारात्मकताओं को छानकर अलग कर देना, फिल्टरिंग आउट द पॉजिटिव्स। फिर है कि दूसरों के चिंतन का काल्पनिक अनुमान कर लेना, इमेजिन्ड माइंड रीडिंग, है ना, ये सबके पास ये अंतर्यामित्व होता है, राइट। हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया या बाप बेटे में झगड़ा हो गया, तो बाप अंतर्यामी हो जाता है कि मेरा बेटा अभी यही सोचता होगा, बेटा इंस्टाग्राम में रील घिस रहा है 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक अपनी उंगली को घिस रहा है उसमें, और बाप सोच रहा है कि वो नहीं, वो दरवाजा बंद करके पता नहीं क्या ही कुछ मेरे खिलाफ किसी को कुछ बोल रहा होगा या किसी से चैटिंग करके बता रहा होगा। या फिर बेटा ऐसा सोचता है कि पिताजी कहीं फ्रेश होने बाहर चले जाते हैं, या घर का कोई फैमिली मेंबर जिसके साथ झगड़ा हुआ है वो बाहर गया, तो वो सोचता है कि पता नहीं बाहर जाकर किसको भी फोन लगाएंगे, सब मेरे दोस्तों को बोल देंगे कि देख तेरे दोस्त ने ऐसा किया लेकिन तू बताना मत, मैंने तुझे बता दिया है, राइट। तो ये हम कुकिंग करते रहते हैं ऐसा, तो दूसरों के चिंतन का काल्पनिक अनुमान लगाते हैं, माइंड रीडिंग करने लगते हैं। और वो भी अगर सही हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर सही माइंड रीडिंग हो तो भी वो बहुत डिस्टर्बिंग स्थिति है हमारे लिए, है ना, कि लोगों के माइंड को रीड करके हम फ्रस्ट्रेट ही होते हैं, तो हमें कोई अच्छी बात नहीं मिलती उसमें से। लेकिन अगर वो सिद्धि असली भी हो तो भी वो कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पर तो सारा इमेजिनेशन से हो रहा है कि अभी ये सोच चल रही होगी, अभी ये सोच चल रही होगी, है ना। तो ये हमारे ही उस व्यक्ति के प्रति जो भाव होते हैं वो विचार बन जाते हैं, है ना। तो ये काल्पनिक दूसरे क्या चिंतन कर रहे हैं उसका एक काल्पनिक अनुमान लगाना, ये बहुत बड़ा रोग है हमारे मन अंदर। फिर है कि वस्तु और व्यक्ति को शीर्षक देते रहना, एंटाइटल कर देना, कि भाई कोई व्यक्ति मान लो किसी एक चीज में वीक है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता है, मान लो किसी का डांसिंग वीक है, बहुत घटिया तरीके से किसी शो में उसको पार्टिसिपेट करना था लेकिन उसने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया, तब उसको किसी और जगह, अब तो लोग उसको बिल्कुल ही बेवकूफ मान लेते हैं, अरे ये तो बेवकूफ है। तो उसकी और कहीं जगह पर स्किल है कि भाई उसकी पेंटिंग अच्छी है, या फिर उसका म्यूजिकल सेंस उसकी अच्छी है, वो अच्छा बजा लेता है, गिटार अच्छा बजा लेता है या पियानो अच्छा बजा लेता है, तो सब लोग कहेंगे अरे ये तो बेवकूफ है, वो डांस कंपटीशन देखो उसने ये इतना बकवास परफॉर्मेंस दिया था, ये क्या ही कुछ करेगा, तो ये क्या ही कुछ करेगा, ये तो बेवकूफ है। तो ये जो बेवकूफ का टाइटल लगा दिया उसके ऊपर हमने, उसके कारण क्या होता है कि उसकी भी सारी पॉजिटिविटी फिल्टर आउट हो जाती है ये लेबलिंग करने से, है ना। तो लेबलिंग करना, दूसरों को लेबल चिपका देना, ये भी बहुत खराब चीज है, राइट। उससे क्या होता है कि हम उसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है, उसकी जो दूसरी पोटेंशियल है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, और फिर उसमें हमारा भी कभी कभी नुकसान होता है और वो व्यक्ति को भी खराब लगता है और उसको एक बहुत ही अनवेलकमिंग फीलिंग आती है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। वस्तु को, या फिर कोई वस्तु है कि भाई 1-2 बार लैपटॉप बिगड़ा है, तो फिर हम उसको तीसरी बार खोलेंगे भी नहीं, हम ऐसा मान लेते कि नहीं ये बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो बहुत ही कचरा लैपटॉप है। तो ये जो कचरा लगा दिया उसके तरफ लेबल हमने, उसके कारण फिर बाकी का सारा जो बिहेवियर उसके साथ वो कचरे जैसा ही होगा, राइट। तो इस तरह से लेबलिंग करने से भी हम बहुत अपने बिहेवियर में हम खुद को ही बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, वो व्यक्ति के प्रति और वो वस्तु के प्रति, जिसके कारण वो नकारात्मकता जम जाती है, स्थिर हो जाती है हमारे अंदर, राइट, फ्रीज हो जाती है। ठीक, बाकी के 6 फैक्टर्स देख लेते हैं। 7वां है सारी अनहोनियों का कारण स्वयं को ही मानना, ये भी बहुत होता है ना, ये ओवर जनरलाइजेशन जैसा ही है, ये है पर्सनलाइजेशन, राइट। तो उसमें क्या होता है कि भाई मेरा बेटा नास्तिक है, मेरी ही परवरिश में गलती है, राइट। भाई आपने तो बहुत अच्छे से उसको समझाया था, वो छोटा था तब से आप उसको मंदिर ले जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसने संगत खराब कर दी है अपनी और वो आपको बताता नहीं है, इसलिए वो ऐसा बिगड़ गया है और अब वो भगवान में नहीं मानता है। आपकी परवरिश में कोई गलती नहीं है, लेकिन पेरेंट्स ऐसा ही मानते हैं, नहीं मेरी ही परवरिश में गलती रह गई, मुझसे ही कोई भूल रह गई होगी, इसलिए तुम मेरी बेटी ने या मेरे बेटे ने ऐसे स्पाउस को पसंद किया, या ऐसी बहू घर में लाया, या फिर वो कहेगा कि ऐसा लड़का पसंद किया इत्यादि, राइट। तो ये पर्सनलाइजेशन की, उसने गलती की उसमें भी मेरी गलती है ना। तो ये ऐसे जैसे तैसे करके खुद को गलतियों में जोड़ देते हैं हम, राइट। तो ये एक अटेंशन सीकिंग नेचर के कारण ही होता है कि हम अपने आप को पर्सनलाइज्ड गलतियों में पर्सनलाइजेशन कर देंगे, तो लोग हमें अटेंशन देंगे, हमें पैम्पर करेंगे, हमें हमारी केयर करेंगे, ये सब जो पैम्पर सीकिंग और नेचर होता है ना हमारा, अटेंशन सीकिंग नेचर होता है, उसके कारण हम ऐसा मान लेते हैं, पर्सनलाइजेशन कर लेते हैं गलतियों का,
राइट, और फिर अपने आप को रोके रखते हैं, फिर वो व्यक्ति के प्रति हमारे सारे बिहेवियर स्टॉप हो जाते हैं, राइट, क्योंकि वो खराब है उसमें मैं खराब हूँ, इसलिए अब क्या ही उसके साथ में बिहेव करूँ, ऐसा एक गणित लग जाता है उसके पीछे, तो उसके कारण भी हम नेगेटिव बन जाते हैं। फिर आता है 8वां, हमारी समस्याओं का दोष दूसरों पर डालना, राइट, ब्लेमिंग, ब्लेम गेम जो खेलते हैं हम, ये तो रोज करते हैं, है ना, कि भाई मेरी लाइफ में ये खराब हुआ, उसके कारण मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं बेवकूफ हूँ। अरे भाई, उसने जस्ट आपको बताया था कि इसको ऐसे नहीं करना था, उसको ऐसे करना था, आपकी बेवकूफी एक्सपोज हो गई, तो वो उसके कारण थोड़ी हुई है, वो तो ऑलरेडी थी ही, आप तो ऑलरेडी वैसा बिहेव कर चुके हो, उसने तो केवल आपको पॉइंट आउट किया कि ये बिहेवियर गलत है, राइट। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि नहीं, उसने मुझे ऐसा फील करवाया, उसने मुझे गुस्सा दिलवाया, उसने मुझे रुलाया, राइट, तो ये सब उसने 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 ये सब हो जाता है कि वो उसकी गलती है, मैं मेंटली वीक हूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, है ना, मैं मेंटली वीक हूँ तो मेरा मंदिर बनाकर मेरी पूजा करो, क्यों, क्योंकि मैं मेंटली वीक हूँ, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये हमारी समस्या हमसे उत्पन्न हुई है, लेकिन दोष दूसरों पर डाल देते हैं, तो इसे कहते हैं ब्लेमिंग, ब्लेम गेम होती है ये, राइट, जिसमें हम परिस्थिति का पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, राइट। फिर है हमारी महत्वाकांक्षाओं का भार दूसरों पर डाल देना, है ना, तो ये क्या होता है कि इंपेरेटिव थिंकिंग, कि भाई मैं लाइफ में ऐसा बढ़िया करना चाहता हूँ, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो अब मेरे स्पाउस को भी ये करना पड़ेगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी ये करना पड़ेगा, मेरे पापा को ये मानना पड़ेगा, मम्मी को ये मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूँ, राइट। तो अब जिसके ऊपर कर्तव्य का भार डालना चाहिए, एक टीम बनाकर या कुछ भी करके, या खुद के कर्तव्य को निखारना चाहिए, उसके बदले हम दूसरों पर हमारी महत्वाकांक्षाओं का भार डाल देते हैं, कि हमारी आकांक्षा होती है कि मुझे महत्व मिले, इसे कहते हैं महत्वाकांक्षा, राइट, कि हमारी ये आकांक्षा है कि मुझे महत्व मिले, और इसे इंपेरेटिव थिंकिंग कहते हैं, कि फिर उसके कारण फिर हम अपने आप को महत्वपूर्ण सिद्ध करवाने के लिए लोगों के ऊपर फोर्स डालते हैं, और नहीं होता तो फिर हम झुंझला जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, और फिर वहां पर सिद्धांतों की झड़ी लगा देते हैं कि देख मेरे सिद्धांत ऐसे हैं, तू मेरे सिद्धांतों को गलत नहीं कह सकता या नहीं कह सकती, मैं गलत नहीं हूं, तू गलत है तो ये सारी चीजें होती है, राइट, जिसको जो महिमाशाली होता है वो ये सब नाटकों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता है, राइट, वो ऑटोमेटिकली महत्व को प्राप्त कर ही लेता है। ठीक, सॉरी, हाँ, आगे चलते हैं। विचारधाराओं का ध्रुवीकरण करना पुस्तक में है पोलराइज्ड थिंकिंग, तो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी एक विचारधारा में अपने आप को बांध देते हैं, राइट, जैसे एक दो इंटरव्यू में फेल हो गए या कुछ हुआ तो मैं तो सारे इंटरव्यू में फेल ही होने वाला हूँ, तो इस तरह से कोई एक थिंकिंग में हम पोलराइज्ड हो जाते हैं, राइट, अपना ध्रुवीकरण कर देते हैं, उस थिंकिंग में अपने आप को स्थिर कर देते हैं, इसे कहते हैं पोलराइज्ड थिंकिंग, राइट। ठीक है, ये अब आगे वाले थोड़े समझने इजी हो जाएंगे। फिर भावुकता के आधार पर निर्णय लेना, ये भी बहुत करते हैं हम लोग, पुस्तक में है इमोशनल रीजनिंग, तो हम भावुकता के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, हम इमोशनल होते हैं इसलिए हम निर्णय ले लेते हैं, और उस पर हम कोई प्रिंसिपल ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं करते हैं, राइट, तो ये भावुकता के आधार पर निर्णय ले, अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, इसके साथ बिजनेस करने में कौन सी बड़ी बात है, तो हम ना कोई टर्म्स क्लियर करते हैं ना कुछ करते हैं, पार्टनरशिप में शुरू करते हैं, स्टार्टअप अच्छा चला, आगे चलकर प्रॉफिट होने लगा, अब प्रॉफिट शेयर करने की बात आई तो उसने अपनी इमोशंस के आधार पर अपना शेयर मांगा, आप अपनी इमोशंस के आधार पर अपना शेयर मांगते हो, तो इस तरह से पहले जो भावुकता के आधार पर निर्णय ले चुके थे तो वो इमोशनल रीजनिंग के कारण आज हम झेल रहे हैं, तो अब प्रॉफिट ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है इसके कारण, राइट, तो अगर पहले से ही इमोशंस अपनी जगह पर और लीगलिटी अपनी जगह पर ऐसा करके हमने ध्यान रखा होता तो ये नौबत नहीं आती, तो ये भावुकता के आधार पर निर्णय लेते हैं तो ऐसा होता है। फिर होता है केवल दूसरों में ही दोष दर्शन करना, राइट, कि फिंगर पॉइंटिंग जिसे कहते हैं कि उसका ही दोष है, अगर वो परिस्थिति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जैसे वो ये लोग पॉलिटिक्स के जो फॉन्ड ऑफ होते हैं ना, जिनको पॉलिटिक्स पर चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, अब वो परिस्थिति से या वो डिसीजन से उनको कोई लेना ना देना, तो भी वो फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, नहीं इसमें उसने ऐसा किया लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर उसकी भी तो उतनी गलती थी, है ना, तो भाई साहब आप ही जाइए पार्लियामेंट में एक सीट बुक करवा दीजिए, है ना, तो दूसरों में दोष दर्शन करते हैं लोग, तो इलॉन मस्क की भी गलती निकाल देते हैं वड़ा पाव खाते खाते, है ना, या धोनी की गलती निकाल देते हैं, विराट कोहली की गलती निकाल देते हैं, मेसी की गलती निकाल देते हैं, और चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं,
तो ये सारी बात है कि दूसरों का दोष दर्शन करना तो बहुत इजी होता है, क्योंकि सारे लोग गलतियों से भरे हैं, ये संसार ही ऐसा है, पाठशाला है, यहाँ पर लोग सीखने ही आते हैं, अपर गंवार लोग ही आएंगे, इसीलिए तो इसको पाठशाला कहते हैं, है ना। तो अब किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि हम उसकी गलतियां निकालते रहे, हमें क्या नहीं आता, हमें वो सीखना है, उसके लिए ये लाइफ मिली है, लेकिन हम फिंगर पॉइंटिंग में उसको बर्बाद कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से ये नकारात्मक विचार, अब आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारी लाइफ में जितने भी नेगेटिव थिंकिंग होती है, ये 12 जो चीजें हैं, ये 12 फैक्टर हैं, उसके बाहर कहीं पर भी ये डेवलप नहीं होते हैं, राइट। तो इस प्रकार हमने समझा कि ये सारी कुछ जो बातें हैं, ये सब नेगेटिव जो हमारी एनर्जी नेगेटिवली जो ड्रेन होती है, वो इसी सारे फैक्टर्स के कारण होती है। पर्सनलाइजेशन, ब्लेमिंग, imperative thinking, polarization, ओवर जनरलाइजेशन, लेबलिंग, यही सारी कुछ बातें होती है। सबसे ज्यादा ओवर जनरलाइजेशन और लेबलिंग, ये सब करने से, ये लेबलिंग से ही फिर दोष दर्शन होता है, फिर उसमें फिर हम पोलराइज थिंकिंग करते हैं, ये सारी बात ब्लेम करने लगते हैं, ये सब आता है। तो ओवर जनरलाइजेशन, ये 12 में से भी ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं ना, कि भाई एक चीज खराब है तो सब खराब है, या कुछ एक खराब हुआ तो सब खराब ही होगा, तो ये ओवर जनरलाइजेशन। और लेबलिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार किसी को एक लेबल देकर फिर उसी लेबल के अनुसार उसके साथ बिहेव करना, उसकी और पोटेंशियल को नहीं देखना, ये तो बहुत ही घातक है नेगेटिव थिंकिंग को परसिस्ट करने के लिए, ठीक, फाइन। अब थोड़ी अनाउंसमेंट देख लेते हैं, चैट बॉक्स में भी अनाउंसमेंट्स आने लगी है। तो पूज्य स्वामी जी की नई बुक प्री ऑर्डर के लिए स्टार्ट हो चुकी है 29 मई से, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो आप लोग अभी ही अपने कॉपी बुक कर लीजिए, चैट बॉक्स देखते रहिए, उसमें सारी लिंक्स आ गई होगी, और भी बहुत सारी फ्री सर्विसेज है जो आप चैट बॉक्स में देखकर वो सारी लिंक्स बुकमार्क कर लीजिए, फिर शांति से देखना है कि क्या क्या उसमें आपके लिए खजाना भरा है। और ये जेके ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति होने जा रही है 15 से 21 जून तक। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भारत के ही कहने पर, हमारे ही प्रधानमंत्री के कहने पर यूएन ने डिक्लेयर किया है। तो जेके योग इसकी पूरी सराहना करते हुए ये एक 7 डे योगा चैलेंज क्रिएट किया है उसने, और जो हेल्थ और वेलनेस के आसपास ओरिएंटेड होगा, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल टिप्स, राइट। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी होती है, सारी कुछ तो हम यहाँ पर अनाउंस नहीं करेंगे अब, लेकिन वो सब आप लोग चैट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक, फाइन। आगे चलते हैं, नकारात्मक विचारों से विजयी युद्ध लड़ना। जब हमने देखा कि भाई ये 12 चीजें जो हमने देखी, तो हम तो दिन रात ऑलमोस्ट ये 12 चीजें ही करते हैं, है ना। और फिर हम सोचते कि यार मैं लाइफ में इतना अनसक्सेसफुल क्यों हूँ, यार मुझे लोग इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते, या मैं इतनी अनसक्सेसफुल या इतनी अंडर अचीव्ड कैसे रह गई, है ना। तो ये हमें लगता है कि भाई मेरा तो पूरा दिन नॉर्मली गया था, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं जानबूझकर अनसक्सेसफुल हो जाऊं। लेकिन जानबूझकर की बात ही नहीं, ये सारे 12 प्रोसेसेस जो है अलग अलग प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग की, वो अनकॉन्शियसली हो रही है ना। हमारी कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में है ही नहीं, इतनी प्रैक्टिस है कि ये स्वरूप बन गया है हमारा। इसलिए हमें लगता है कि भाई इसमें तो क्या ही गलती है, इसके अलावा कोई गलती हो तो बताओ मुझे, है ना। इसलिए हमें लगता है कि भाई मेरे साथ ही अनफेयर सिचुएशंस आती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से हम 12 प्रकार से हम अपने आप को प्रतिदिन डेली बेसिस पर बर्बाद करते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। आगे चलते हैं, नकारात्मक विचारों से विजय युद्ध लड़ना। अब इनसे युद्ध लड़ना होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। तो पुस्तक में है 3.3 कॉम्बैटिंग नेगेटिव थॉट्स, राइट, स्टैंड एंड फाइट। तो इसमें है नकारात्मक विचारों को सबसे पहले पहचानना। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है पुस्तक में स्वामी जी की, ये टॉपिक आप लोग पढ़ना। तो रिकॉग्नाइज दी थॉट, सबसे पहले तो ये नकारात्मक विचार है, ऐसा ये जो हम हमारे साथ घुल मिल गए हैं ना, इसलिए हमें डिटेक्ट ही नहीं होता कि ये नकारात्मक है। किसी की निंदा करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं, तो हमें ऐसा धक दुख नहीं होता कि अरे रे ये तो नेगेटिविटी। हमें लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैंने किया वो सही किया। परिस्थिति का शिकार खुद को मान लेते हैं, तो कोई धक दुख नहीं होता कि अरे रे ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। हमें लगता है कि हाँ परिस्थिति ऐसी है और मैं उसका शिकार हूँ, उसमें मैंने क्या ही गलत बोल दिया, है। तो इस तरह से सबसे पहले पहचानना है कि भाई ये जो विचार अभी चल रहा है या ये जो थॉट स्ट्रीम चल रही है, ये तो नेगेटिव है ना। तो ऐसा करके ही हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है नकारात्मक विचार को पहचाने, फाइन। तो ये कोट आता है उसमें, बहुत सुंदर इसमें समझाया है
तो कोई पढ़ना चाहे तो जल्दी जल्दी हैंड रेस कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। यस तुषार भैया आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। अगर देंगे भैया जस्ट अ मिनट। It is safe to say pernicious thoughts are not a problem in themselves. They are merely a mild nuisance. It is when we choose to believe them by treating them as unassailable facts that they get empowered. Thus, it is the power we give them that traps us in their iron grip. The first step then is to pause and recognize harmful thoughts when they arise. Radhe Radhe. राधे राधे, वेरी नाइस रीडिंग। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्वामी जी कहते हैं कि हर जो अंडरलाइंग थॉट स्ट्रीम होती है वो सारी की सारी बुरी नहीं होती है, बस केवल उतने ही थॉट्स जो होते हैं जिसको हम बिना कुछ चेक किए या वेरीफाई किए हाँ ये ऐसा सही ही है ऐसा मान लेते हैं, जो कि अपने स्वभाव से ही नकारात्मक है, तो हम उसको पहचानते नहीं है, राइट। तो फिर हम उसको पावर दे देते हैं, बिलीफ का पावर दे देते हैं, और फिर वो उससे शक्तिशाली हो जाते हैं और उसकी आयरन ग्रिप हमारे ऊपर जम जाती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि टू पॉज, सबसे पहले रुकना, हमारी थिंकिंग जैसे पीछे कहा था साक्षी भाव में ये पॉज लेते हैं, हम गैप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले टू पॉज एंड रिकॉग्नाइज हार्मफुल थॉट्स व्हेन दे अराइज। जब ये हार्मफुल थॉट्स आते हैं तो हमें उसके प्रति सावधान होना है। लेकिन अब पता कैसे चले, अभी तो इतना तादाद में है, इतने घुल मिल गए हैं हम इसके साथ, तो ये हार्मफुल है, ये उसकी इफेक्ट आने से पहले ही कैसे पता चले। तो उसके लिए स्वामी जी ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि ये 5 लक्षण जो है इससे आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें से कोई भी एक लक्षण वाला थॉट दिखे तो तुरंत आपको उसको रोक देना है साक्षी भाव से, जब तक कि उसकी मैडनेस आपके सामने एक्सपोज ना हो जाए तब तक उसको देखे रहना है, ठीक। तो कौन से 5 भाव है वो हम समझ लेते हैं, 5 लक्षण हैं कि जिसके कारण वो पहचाने जाएंगे। तो ये 5 लक्षणों से युक्त, इनमें से किसी किसी में 1-2 होते हैं, किसी किसी में 1 होता है, किसी किसी में सारे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो एक है, सबसे पहली बात है कि ये स्वयं संचालित है, पुस्तक में कहा इसको ऑटोमेटिक, राइट। तो ये ऑटोमेटिक ही होते हैं, सबको पता है कि भाई नकारात्मक विचार तो कोई हम ऐसे बैठ नहीं जाते कि चलो थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग कर लेते हैं, है ना, ये आ ही जाते हैं, अच्छा काम करते करते ही आ जाते हैं, भगवान के पूजा पाठ में भी आ जाते हैं, तो और तो वे कहाँ नहीं आएंगे, है ना। तो ये स्वयं संचालित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। फिर दूसरा है ये अधूरे होते हैं या असंगत होते हैं, अनरेलेवेंट होते हैं, जिसको पुस्तक में कहा डिस्टॉर्टेड होते हैं, उसका स्वरूप ठीक ठीक नहीं होता, वो आधा टूटा फूटा स्वरूप होता है, कुछ कुछ बातें उसमें वो क्लियर होती है, कुछ कुछ अनक्लियर होती है, फिर हम उसी के आधार पर जय हो करके हम कूद जाते हैं और फिर आगे चलकर हम एक डेड एंड पर आकर रुक जाते हैं। तो वो असंगत होते, अनहार्मोनाइज्ड होते हैं, वो परिस्थिति के साथ पूरे तादाद में से युक्त नहीं होते या अधूरे होते हैं, ठीक ठीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट पिक्चर को वो क्लियर नहीं करते हैं, राइट। जैसे ये 12 प्रोसेसेस हमने देखी, ये 12 प्रोसेसेस में जितने भी थॉट्स थे वो कोई भी कंप्लीट पिक्चर क्रिएट नहीं कर रहे थे, और वो सारे थॉट्स ऐसे स्वयं संचालित ही होते, ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाते हैं। फिर आता है अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव, पुस्तक में कहा कि इसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कि एक स्टेप भी आपको वो आगे नहीं ले जाएगा, राइट, अनप्रोडक्टिव होते हैं। और चौथा है बहानेबाज, जस्टिफिकेशंस, और ये एक्सक्यूजेस देता रहता है ये विचार या कोई एक थॉट स्ट्रीम कि मैं अपने बेस्ट वर्जन में क्यों नहीं हूं, क्योंकि ऐसा वैसा जैसा तैसा करके हम बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो थॉट होता है नकारात्मक विचार, वो बहानेबाज होता है, राइट, वो जस्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ होता है, एक्सक्यूजेस के आसपास घूमता रहता है वो, राइट। तो ये बहाने बनाता है। और चौथा है खेदजनक या इंट्रूसिव, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है या हमको हमको ब्लेम करता है या हमको अंडर अचीव्ड फील कराता है और हमको आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये सारे जो थॉट्स है ये इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। तो अधिकांश हम ऐसे ही होते हैं ना, हम सेल्फ क्रिटिसाइजिंग थॉट्स ही ज्यादा हार्बर करते हैं हमारे माइंड में, है ना। तो इससे हम खेद में ही रहते हैं, दुख में ही रहते हैं कि अरे यार ये करने की इच्छा तो है लेकिन खेद है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खेद है कि ऐसा नहीं होगा मुझसे। तो इस तरह से हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सारे
जो लक्षण है, इससे एक हमारी एक साइकोलॉजी बन जाती है, जिसको मॉडर्न टर्म्स में कहते हैं सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर। तो हमारा जो मन है उसका एक सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर हो जाता है कि वो अपने आप को कुछ अच्छा करने से हमेशा रोकता रहता है, भय में ही जीता है, वो डर में ही जीता रहता है। तो वो इसलिए क्योंकि ये 5 लक्षणों वाले विचारों को, नकारात्मक विचारों को हमने रोका नहीं है और उन पर कोई काम नहीं किया है, और इनको छूट दे रखे कि राजा तुमको जितना आना हो, जितनी संख्या में आना हो, अपनी जितनी टोलियों को लेके आना हो आप ला सकते हो, हमारे वहां आओ, खाओ पियो, मानसिक ऊर्जाओं को का भक्षण करो और डकार मार के चले जाओ, है ना। इस तरह से हमने पूरी छूट दे रखी है इन लोगों को, इसलिए कोई नियंत्रण नहीं है, शासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए ये आते हैं, वरना ये बंद हो सकते हैं एक रेगुलर प्रोसेस के माध्यम से। और वो प्रोसेस भी इस पुस्तक में बताई गई है, जो आने वाले 21 सत्र को जब हम पूरा करेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे, राइट। ठीक, फिर है कि विचार के आधार की सत्यता को चुनौती दें, राइट। जब हमने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ा तो भी पकड़ा तो वो भाग नहीं जाएगा, वो अपनी सत्यता को सिद्ध करेगा, अर्थात हमने उसमें जो एम्पावरमेंट किया हुआ है उसके कारण वो जो हमें सही लग रहा है वो सत्यता को हमें चुनौती देनी है, राइट। पुस्तक में है चैलेंज द बेसिस ऑफ द थॉट, उसके बेसिस को ही चैलेंज करना है। तो सबसे पहले वो विचार के पीछे छिपी हुई मान्यता को ढूंढ निकालना है कि ये मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि ये खराब है, या मेरे साथ एक्सीडेंट होने ही वाला है, ऐसा मैं क्यों मानता हूँ, ये किस मान्यता पर टिका हुआ है, राइट। तो हम पाएंगे कि ये कुछ नहीं है, एक विक्टिम मेंटालिटी बनने की जो हमें होड़ लगी पड़ी है, उसके कारण ही ऐसा हुआ है। फिर उन मान्यताओं की असंगतता को जान ले कि भाई ये मान्यता तो कितनी ही अनरेलेवेंट है, कुछ भी उसका कोई भी एंड जुड़ता नहीं है वर्तमान से, राइट। बिल्कुल ही असंगत है, बिल्कुल ही अनहार्मोनाइज्ड है और बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है, इसका कोई वजूद ही नहीं है कि मैं इसको सही मानूं। ओके, तो उसका जो स्वरूप समझ के उसकी जो रेलेवेंसी है उसको खत्म कर देना है समझ के, राइट, क्योंकि वो रेलेवेंट होती ही नहीं है इसलिए। और फिर ये जो शीर्षक देने वाली मान्यताएं होती है उसी को शीर्षक दे दे। जैसे मान लो हमने ओवर जनरलाइजेशन कर दिया है, तो हम वो मान्यता को ही ओवर बोल दिया, अरे ये तो मैं ओवर जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, अरे ये तो मेरे अंदर इंपेरेटिव थिंकिंग आ रहा है, अरे ये तो मेरा लेबलिंग शुरू हो गया, राइट। इस तरह से अरे ये तो मेरा पोलराइज्ड थिंकिंग शुरू हो गया। तो ये जो 12 प्रकार की जो बात पुस्तक में आती है, तो कोई जो भी मान्यता होगी, नकारात्मक थिंकिंग स्ट्रीम होगी, तो नेगेटिव थिंकिंग स्ट्रीम को ये 12 में से कुछ ना कुछ तो लागू होता ही होगा। तो उसको अपना एक प्रॉपर शीर्षक दे दे, नहीं यार ऐसा सोचना तो पोलराइज थिंकिंग है, नहीं यार ऐसा सोचना तो फिर वो ओवर जनरलाइजेशन है, ऐसा सोचना तो फिर ब्लेमिंग है। इस तरह से आप उसको नेगेटिव शीर्षक दे देंगे तो फिर वो रुक जाएगी, दूसरी बार फिर आपको रियलाइज होगा, हाँ देखो फिर से वो इंपेरेटिव थिंकिंग शुरू हो गया, इस तरह से, राइट। तो शीर्षक देने वाली ये सारी जो मान्यता है, वो मान्यता को भी शीर्षक दे देना है कि तुम इन 12 में से कोई एक हो, इसलिए फुटो यहां से, ठीक। तो विचारों के आधार की सत्यता को चुनौती देके तुम सत्य नहीं हो, राइट। इसीलिए पिक्चर में है, आप देख सकते हैं स्टैंड एंड फाइट, ये फाइट करना है, हमें डटे रहकर इसके साथ फाइट करनी है, ये हमारे ही नेचर के साथ। फिर विचारों को अवरुद्ध करने से दूर रहे, पुस्तक में है अवॉइड थॉट स्टॉपिंग, राइट। तो यहाँ पर भी कोट आता है, तो इसके बाद 2 स्लाइड है, तो जिसको कोड पढ़ना है जल्दी से हैंड रेज कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विचारों को अवरुद्ध क्यों नहीं करना है, उसका ये कोड है। यस पद्मश्री जी, आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे। Suppression of thoughts does not work because they are not physical objects. Getting rid of an object is easy. Pick it up from your room and place it elsewhere. But thoughts do not behave like that. They conduct themselves like little children. The more you tell the kids not to do something, the more they wish to do it. राधे राधे। राधे राधे, नाइस रीडिंग। तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं स्वामी जी हमें कि विचारों को क्यों अवरुद्ध नहीं करना है। सप्रेशन नेवर वर्क्स एक्चुअली, राइट। कोई भी इमोशन को सप्रेस करने से वो फटती ही है, तो इसलिए वो कहते हैं कि सप्रेशन डज नॉट वर्क, और कहते हैं कि विचारों को आप जितना दबाओगे, वो एनर्जी है ना, वो फटेगी, तो जितना आप उसको दबाओगे उतना वो और आपके ऊपर फोर्स क्रिएट करेगी। तो वो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि वो छोटे बच्चे की तरह होते हैं, कि जो बालक होता है उसको कहो कि ये नहीं करना है, मतलब 3-4 साल का, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि अब अरे ये क्यों नहीं करना है, मतलब ये तो करना ही करना है,
राइट। तो ये वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं सकता ना, बालक के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो कोई कोई पेरेंट्स तो ऐसा भी करते हैं कि वो पैसिव साइकोलॉजी का यूज करते हैं, उसको कहते हैं देख तुझे ये तो करना ही पड़ेगा, तो वो नहीं करता है, और पेरेंट्स भी भीतर से यही चाहते हैं कि ये ऐसा ना करे, राइट। तो विचारों का भी ऐसा ही है, छोटे बालक के जैसा है कि हम जितना उसको मना करेंगे उतना वो होता ही चला जाएगा। या तो फिर हम किसी भी विचार को रोक कर रखते हैं तो फिर वो रुकता नहीं है और वो विचार बार बार आता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या रोक कर रखना है, तो वो विचार आता ही रहता है। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करें, मैं आपको कहूँ कि आपको एक सुंदर फूलों से और गुलाब से भरा हुआ एक बगीचा है, उसका थिंकिंग नहीं करना है, राइट। तो आपके अंदर सबसे पहले ही वो थिंकिंग आ गया, तो आप कहेंगे कि वो तो पहले आप बगीचा बोल गए, राइट। तो ठीक है, तो अब मैं आपको कहता हूं कि अब इसका तो थिंकिंग बिल्कुल ही नहीं करना है कि वो बगीचे के सेंटर में पिंक कलर का हाथी है, राइट। तो देखो आप उसको रोक नहीं पाए ना, मैंने पहले ही बोला था कि इसका तो थिंकिंग बिल्कुल ही नहीं करना है, तो ऐसा सुनते ही वो थिंकिंग कैपेसिटी स्टॉप हो जानी चाहिए। क्या अब इसके आगे जो बोला जा रहा है उसको हम इमेजिन नहीं करेंगे, राइट। तो ये तुरंत हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब ऐसा थिंकिंग तो बिल्कुल ही मत करना कि उसके साथ एक छोटा सा सफेद हाथी बैठा हुआ है, राइट। तो देखो सफेद हाथी का भी थिंकिंग हो गया है ना। और ऐसा थिंकिंग तो बिल्कुल ही मत करना कि वो दोनों हाथी खड़े होकर मेरे पीछे भाग रहे हैं, राइट। देखो इसका भी थिंकिंग हो गया, दोनों हाथी अब मेरे पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो ये हमारे मन का नेचर है कि उसको हम बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ही थिंकिंग नहीं करना है, तो वो उसका थिंकिंग करेगा ही करेगा, राइट। तो ये वो चैलेंज के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेता है, चैलेंज एक्सेप्टेड, अब इसका थिंकिंग होकर ही रहेगा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। तो विचारों को अवरुद्ध नहीं करना है, तो अवरुद्ध नहीं करना है, ये इनको पहचान भी लेना है कि ये नेगेटिव है और फिर भी अवरुद्ध नहीं करना है, तो फिर उनको खत्म कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें ये आज का पूरा विषय हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है कि त्रिचरण प्रणाली है, पुस्तक में है चैप्टर 3 डेल्टा 4 दी 3 स्टेप सिस्टम। ये 3 स्टेप से विचारों को हमें फेड आउट करना है, ये रोक कर या उनकी हत्या करके हम उनको नहीं रोक सकते, हम धीरे धीरे करके इनको फेड आउट कर सकते हैं हमारे बीइंग में से। ओके, तो सबसे पहला चरण है ये प्रणाली का, उन विचारों को मंद करना, अर्थात स्वयं को विचार से अलग करना। जैसे वो हम साक्षी भाव में हमने देखा था ना कि उसकी इफेक्टिविटी को हमें डाइल्यूट करना है, तो पुस्तक में है डाइल्यूशन, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द थॉट। तो ये साक्षी भाव में हमने बहुत अच्छे से देख लिया है कि हमें अपने विचारों का दृष्टा बनना है, प्रेक्षक बनना है, और उसको उस तरह से विलग करना है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये उत्पन्न होता है, मैं उसको देखने वाला हूँ, राइट। वॉचमैन और सोसाइटी के रेसिडेंट्स का जो उदाहरण है, ये सारे हमारे मन रूपी सोसाइटी में आने वाले रेसिडेंट्स है विचार, और हम वॉचमैन हैं, राइट, बिना पगार के। फाइन, आगे दूसरा है उसका प्रणाली के का दूसरा चरण है विस्थापन, नकारात्मक विचार की जगह पर सकारात्मक विचार को रख देना, राइट। पुस्तक में है सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस अ नेगेटिव थॉट विथ अ पॉजिटिव वन, राइट। जैसे ये भी अभी शुरुआत में ही अभिषेक भैया ने ये कहा था कि उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इसके नकारात्मक विचार की जगह पर सकारात्मक विचारों को रखना पड़ता है, राइट। तो कोई नकारात्मक विचार आ गया, वो डिटेक्ट भी हो गया, वो डाइल्यूट भी हो गया, तो अगर हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो वापस से वो शक्ति प्राप्त करके फिर से जैसा था वैसा शक्तिशाली वो मॉन्स्टर हो जाएगा जैसे पहले था, राइट। इसलिए हमें उसका विस्थापन करना, सब्स्टिट्यूशन करना तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, राइट। इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। उसके जनरली उसके ऑपोजिट नेचर वाला हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, या तो कुछ ना मिले तो एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड तो रखना ही रखना है, इस पर तो स्वामी जी भी बहुत जोर देते हैं कि बिना उसके हम कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे फिर वो संसार का हो चाहे फिर वो परमार्थ का हो। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड तो रखना ही पड़ता है, वो बेस्ट सब्लिमेशन है, ओके, सॉरी बेस्ट सब्स्टिट्यूशन है। उसके आगे है तीसरा चरण है उन्नतिकरण, राइट। सकारात्मक विचारधारा का निर्माण करें, तो ये केवल एक थॉट को रिप्लेस कर दिया ऐसा नहीं, फिर जैसे वो नकारात्मक एक थॉट बाकी के नेगेटिव थॉट्स को मैग्नेटिक नेचर की तरह खींच लेता था, वैसे ही अब ये पॉजिटिव थॉट एक हमने जो रिप्लेस किया, अब उसका उन्नतिकरण करना है, उसको एनहेंस करना है। तो पुस्तक में है सब्लिमेशन, बिल्ड अ पॉजिटिव थॉट स्ट्रीम, हमें एक पूरी थॉट स्ट्रीम बनानी है उसकी, राइट। तो ये थॉट स्ट्रीम बनाने के लिए एक ही सकारात्मक विचार से जुड़े हुए सारे सकारात्मक विचारों को हमें पकड़ना है,
राइट। जैसे हमने सोच लिया कि भाई मैं अपनी एक लेट उठने की जो हैबिट है उसको मैं जल्दी उठने वाली हैबिट में कन्वर्ट कर दूंगा या कर दूंगी, तो फिर वो जल्दी उठने वाली हैबिट के साथ जुड़े हुए जितने भी बेनिफिट्स है उसका भी थिंकिंग करना है, वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो मुझे कैसा फील होगा वो भी थिंकिंग करना है। फिर उसके कारण फिर वो बाकी के लाइफ डायमेंशन में भी क्या 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 अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा वो भी हमें करना है। क्योंकि जल्दी उठ गया तो टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज कर पाऊंगा, तो ऑफिस का परफॉर्मेंस सुधरेगा, तो मेरा प्रमोशन जल्दी हो पाएगा, या फिर मैं ऑफिस के साथ साथ साइड में सेकंड इनकम स्ट्रीम को भी क्रिएट कर पाऊंगा, या वॉट एवर इस प्रकार से, या फिर फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, जो भी हो, राइट। तो इस तरह से हमें उसका सब्लिमेशन करना है कि एक पॉजिटिव थॉट जो आया कि भाई लेट नहीं उठना है, जल्दी उठना है, तो उसके साथ जुड़े हुए सारे पॉजिटिविटी को हमें एक थॉट स्ट्रीम बनाकर उसको फिर चैनलाइज कर देना है। इतनी बड़ी थॉट स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद फिर बहुत न्यून हो जाएगी ये संभावना कि फिर हम जल्दी ना उठे, राइट। और एटलीस्ट जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो पछतावा तो होना शुरू हो ही जाएगा, राइट। ठीक, तो इस तरह से ये उन्नतिकरण, तो 3 चीजें करनी है। सबसे पहले उसको मंद करना है, मंद होने के बाद ही, उसकी स्पीड कम होने के बाद ही उसको लात मार के निकाल कर फिर नया थॉट डालना है, और फिर वो थॉट को भी उसके ऊपर वो पुराना थॉट ओवर पावर ना कर ले, इसलिए ये नए वाले पॉजिटिव थॉट की पावर बढ़ानी है, उसके लिए हमें उसको सब्लिमेट करना है, या उसका सब्लिमेशन करना है, उसका उन्नतिकरण करना है। ठीक, तो ये तो थियरी की बात हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये प्रैक्टिकली करना है, थियोरेटिकली नहीं करना है। तो इसके लिए स्वामी जी ने लास्ट टॉपिक छोटा सा एक पैराग्राफ में रखा है ये पुस्तक में, कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे। ये तीन स्टेप की जो ये प्रणाली है, राइट, डाइल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन और सब्लिमेशन, उसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से करना है। तो यही एक सर्वाधिक सुरक्षित उपाय है कि सकारात्मक लोगों का ही संग करें। अपने संग पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमारा माइंड ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। तो जिनका संग करते हैं उनका ट्रांसमीटर माइंड हमारे रिसीवर माइंड को अफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट। पुस्तक में है 3.5 एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। ओके, तो उसमें क्या करना है हमें कि एक समान विचारधारा वाले लोगों के साथ ही मिलना है। तो ये आज का कोटेशन है, इसको लास्ट कोटेशन है, इसको रीड करके हम सत्र को पूरा करेंगे। अगर किसी को कुछ इसको कुछ किसी को पढ़ना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। इसमें कहा गया है कि ऐसे एसोसिएशन का क्या महत्व है। यस अभिषेक भैया, आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। The conclusion is that negativity is contagious, but more importantly, positivity is also contagious. Associating with holy personalities uplifts us with divine insights and sacred positivity. It helps us develop the ability to discern good thoughts from bad ones. Right. राधे राधे, धन्यवाद, इट वाज नाइस रीडिंग। तो हाँ, अब यहाँ पर कहते हैं कि दी कंक्लूजन, अब ये पूरे चैप्टर का, यहाँ पर हमने तीसरा चैप्टर भी आज पूरा किया पुस्तक का। तो वो कहते हैं स्वामी जी लास्ट में कि द कंक्लूजन इज दैट कि नेगेटिविटी इज कंटेजियस, कि भाई नेगेटिविटी फैलती है ना, एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ऐसा है कि पॉजिटिविटी भी ऐसे फैलती है। किसी ने अच्छा काम किया है तो लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि सबके अंदर इनहेरेंटली नेगेटिविटी तो होती ही है, लेकिन इनहेरेंटली पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन उस पर ज्यादा काम नहीं किया जाता है ना। इसलिए क्योंकि हम जहां से इंफॉर्मेशन कैच करते हैं, न्यूज चैनल है या फिर टीवी सीरियल्स है या सिनेमा है या मीडिया है या न्यूज़पेपर है, सब में नेगेटिविटी को ज्यादा दिखाया जाता है, राइट, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और फिर हमें लगता है संसार ऐसा ही है और हमारी भी ऐसी आदतें हो जाती है। जहां से इंफॉर्मेशन ग्रैब होती है वो सारा नेगेटिव ट्रांसमिशन होता है और हम इसी तरह नेगेटिव रिसीव करते हैं। लेकिन ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से, इस तरह के समान विचारधारा वाले जो सेशंस है, अधिक से अधिक ऐसे सेशंस करने चाहिए, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, स्वामी जी की सारी पुस्तकें पढ़े या फिर प्रवचन सुने उनके। इन वे एक ऐसा एटमॉस्फेरिक एक हमारे आसपास एक स्फीयर होना चाहिए कि जिसमें हम जहां कहीं भी देखें तो हमें लगे कि यार ये तो मेरी ही मेंटालिटी से मैच हो रहा है, ये तो मेरी ही मेंटालिटी से मैच हो रहा है, ये तो मेरे ही कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो मेरे ही ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी ही चीजों से अपने आप को सराउंड करना है, और इसकी शुरुआत होती है सकारात्मक लोगों का संग करने से, क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से हम देख सकते हैं कि ये सब जो थियरी में कभी कुछ पढ़ा है, ये इनके अंदर साकार हो रहा है, ये रियलिटी भी हो सकती है, इसकी हुई तो मेरी भी होगी, है ना।
तो जिन लोगों को धनी होना है, वेल्दी होना है, वो वेल्दी लोगों का संग करते हैं। वो नुक्कड़ पे जाके या पान की दुकान पे जाके बीड़ी नहीं फूंकते हैं, है ना, वो हेल्दी लोगों का संग करते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें सकारात्मक बनना है तो सकारात्मक लोगों का संग करना है, बहुत सीधी सी बात है, राइट। तो इसके साथ आज का ये माइंड जर्नी पूरा हुआ कि नेगेटिव थॉट्स कैसे उत्पन्न होते हैं, किन किन समस्याओं से भिड़ना पड़ता है उसके कारण, उनको कैसे कैसे 12 प्रकार की साइकोलॉजी होती है जो दिन रात चलती रहती है हमारे अंदर, और उसको कैसे दूर किया जाए। उसको पहले उसकी स्पीड घटानी है, फिर उसको रिप्लेस करना है, फिर वो पॉजिटिव रिप्लेसमेंट को एनहेंस करना है, राइट। बहुत सीधी सी बात है। और फिर इसको बहुत सरलता से करने के लिए सकारात्मक लोगों का संग करना है, राइट। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये सत्र पूरा होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ से कुछ वैल्यूज मिली होगी। अब हम आज की वीकली एक्शन देख लेते हैं। आज का वीकली एक्शन प्लान, ये पूरे वीक आपको क्या प्रैक्टिस करना है, मुझे भी आपको भी, टू बी प्रैक्टिस वीक लॉन्ग, राइट। तो ये एक प्रकार से होमवर्क जैसा है, आप लोगों को एक माइंड एक्सरसाइज की तरह करना हो तो कर सकते हैं। तो अपने नकारात्मक विचारों को 5 लक्षणों के अनुसार वर्गीकृत करें, राइट। जो जैसे आगे हमने कहा ना कि भाई ये ऑटोमेटिक है, तो ये अच्छा मेरे अंदर इतने इतने विचार है जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, अच्छा इतने इतने विचार है जो इंट्रूसिव है, इतने इतने विचार है जो डिस्टॉर्टेड है। तो इस प्रकार से अपने जितने भी नेगेटिव थिंकिंग हो रही है तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको वर्गीकृत करो कि भाई अमुक व्यक्ति के प्रति मुझे इंट्रूसिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, इस तरह से, राइट। तो वो 5 लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत करो। उसके बाद फिर आता है कि उन सभी विचारों के ऊपर त्रिचरण प्रणाली को अप्लाई करें कि भाई वो विचारों को मंद करे। कोई किसी के व्यक्ति के प्रति विचारों को सुधारना है तो वो नेगेटिव विचार को मंद करे, उसकी बाकी की पोटेंशियलिटी को देखे, और फिर उसने वो पोटेंशियल का यूज करके क्या क्या अच्छा किया वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उसके प्रति पॉजिटिविटी को इंस्टॉल करें हमारे अंदर। तो ऐसा हम हर किसी समस्या के, हर किसी विचार के प्रति कर सकते हैं, राइट। तो ये त्रिचरण प्रणाली को अप्लाई करना है, मंद करना है, रिप्लेस करना है और उसका बढ़ाना है रिप्लेस किए हुए को। और बाद में आता है कि सप्ताह में मिनिमम 5 से 7 घंटे सकारात्मक लोगों का एसोसिएशन करें, या फिर सकारात्मक पुस्तकें पढ़े, या फिर सकारात्मक प्रवचन सुने इत्यादि। 5 से 7 घंटे डेली, 1 घंटा तो ये करना ही चाहिए, राइट। 1 घंटा नहीं कर सकते तो 45 मिनट्स करो तो भी 5-1 घंटा हो जाएगा, राइट। तो ये एक वीकली एक्शन प्लान है, आप लोग चाहो तो कर सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है वो बहुत ही इफेक्टिवली पूरे वीक में रियलाइज होगा या मैनिफेस्ट होगा आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक। अब आज का रिवीजन, 5 रिवीजन है, आप लोगों को ही पढ़ने हैं। तो आप लोग बारी बारी से हैंड रेस्ट कर लीजिए। ये पहला रिवीजन है, इसे कोई पढ़ना चाहे तो यस अनन्या आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे। हमारे अनुभवों का निर्माण, परिमार्जन तथा स्वास्थ्यकरण अनियंत्रित होना हमारी ही भूल है। यस, ओके। तो ये जो हमने क्रिएशन और रिसाइकलिंग और डिफ्रैगमेंटेशन, अगर ये ठीक से नहीं हो पाता है हमारे एक्सपीरियंसेस का तो ये हमारी भूल है, ओके। हाँ तुषार भैया आप इसे पढ़ सकते हैं। सब लोग हैंड रेस्ट कर सकते हैं, नए नए लोग भी कीजिए। राधे राधे भैया। नेगेटिव थॉट्स हमारी ही मानसिक ऊर्जा से पले बड़े हुए अनवांटेड मॉन्स्टर्स है। राधे राधे। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है वो कहीं बाहर से अमेज़न से नहीं मंगवाए हमने, हमारे ही थिंकिंग प्रोसेस से, हमारे ही मानसिक ऊर्जा को खा खाकर ये पले बड़े हैं और मॉन्स्टरस हो गए हैं इतने, ठीक। ओके, यस डॉक्टर स्वाति आप पढ़ सकते हैं। या राधे राधे। राधे राधे। ओवर जनरलाइजेशन और लेबलिंग से ही सर्वाधिक नकारात्मक हमारे भीतर आती है। थैंक यू। तो मैक्सिमम वो 12 है, उसमें से ये 2 पर ही ध्यान देना है, इस पे हमारी बहुत प्रैक्टिस होती है और बाकी की इसी के कारण खींचती है। ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं और लेबलिंग कर देते हैं, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। हाँ संध्या आप पढ़ लीजिए। राधे राधे। नेगेटिव विचारों को मंद करना, फिर स्थापित करना एवं उन्नत करना ही श्रेष्ठ उपाय है।
तो अभी अभी हमने देखा उसको मंद करना है, प्रभाव को कम करना है, फिर विस्थापित करना है, और फिर जो विस्थापित किया है उसके प्रभाव को बढ़ाना है। बहुत सीधा सा गणित है ये एक्चुअली। यस प्रभात भैया, आप इसे पढ़ सकते हैं। सकारात्मक वातावरण पुस्तक तथा व्यक्तियों को अधिक से अधिक संग्रह करना ही होगा। करेक्ट। तो ये अगर नेगेटिविटी से छूटना है, हमारे ही बंधनों से छूटना है, तो ये एक पॉजिटिविटी या सकारात्मकता को हमें अपनाना ही होगा, वरना ये नहीं होगा। राइट। तो ये प्रिस्क्रिप्शन है कि भाई सकारात्मक वातावरण, व्यक्ति, पुस्तक वगैरह का संग करो। ओके फाइन। तो ये आज का सत्र यहाँ पर पूरा हुआ। अब आज की लास्ट स्लाइड, जिसमें सभी आप लोगों ने जो इतना कीमती वक्त दिया, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अ बिग थैंक यू टू द अमेजिंग ऑडियंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और योर प्रेजेंस मीन्स अ लॉट टू अस। सी यू इन द अपकमिंग सेशंस। हैव अ गुड टाइम अहेड। और हम अभी 2-5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो जाना चाहे उनको टीम जेके इंडिया की ओर से आप सभी को राधे राधे। आपका आने वाला समय नेगेटिव थॉट्स के बिना ही बीते, पॉजिटिव थॉट स्ट्रीम क्रिएट करके बीते, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। ठीक है फाइन। तो अब मैं चैट बॉक्स देख लेता हूं, अगर उस दरम्यान किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस्ट कर सकते हैं जूम बटन के माध्यम से, कैमरे में नहीं। शुभम भैया थैंक यू, राधे राधे। संध्या ने इनपुट दिया है कि आई रिमेंबर दिस स्टेटमेंट बाय अ सेंटली पर्सनालिटी दैट भक्ति एंड पॉजिटिविटी इज फार मोर कंटेजियस देन कोविड। यस, हाँ वो तो है ही। वेरी नाइस। थैंक यू राशि, यू आर वेलकम। राधे राधे। बाकी शैली बहुगुणा जी ने सारी अनाउंसमेंट्स बहुत टाइमली की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक, फाइन, हो गया। थैंक यू डॉक्टर स्वाति। हाँ, ये अच्छा प्रश्न किसी ने, तनु शर्मा जी ने पूछा है कि हम अपने थॉट्स की संख्या को लिमिट कैसे कर सकते हैं। दैट इज 1000 या 1500। माइंड तो खाली नहीं बैठता एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी। अगर 1000 थॉट्स ही सोचेंगे तो रिमेनिंग टाइम माइंड शांत कैसे रहेगा। सही बात है। देखो इसमें ऐसा है कि थॉट्स जो है उसके माइंड के जो है, जो उसके दो पहलू है। एक तो होता है वो एक रैशनल माइंड होता है, राइट, और एक होता है कि एक्सपीरियंशियल माइंड। तो एक ही माइंड, एक ही विचार को हम लंबे समय तक सोच सकते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो। जैसे लोग साधना करते हैं, जिनका साधना में मन जम जाता है, तो वो भगवान का एक ही विचार लंबे समय तक करते रहते हैं, राइट। तो उसकी जो मेन थीम होती है ना, थॉट की जो मेन थीम होती है, वो हो सकता है वो मेन थीम 2-2, 3-3 घंटे तक भी चले। तो ऐसा हो सकता है। अगर किसी को प्रोग्रेस करना है तो उसके अंदर वेल्थ के जो थॉट्स होते हैं, तो फंडामेंटल थीम जो होती है थॉट की, वो वेल्थ की होती है। तो वो थीम के ऊपर वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी सोच सकता है, उसमें कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं होती, राइट। और फिर नंबर ऑफ थीम्स चेंज होती रहती है। वो नंबर ऑफ थीम्स जो चेंज होती है वो हमें 800 से 1000 चाहिए दिन में, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जितने थॉट्स है ऑलमोस्ट उतने ही थीम है हमारी, इसलिए ये गड़बड़ होती है ना। इसलिए इसको हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। माइंड खाली नहीं बैठेगा, बहुत सही बात है आपकी, बहुत अच्छा लॉजिक है। लेकिन वो उसकी जो नंबर ऑफ थीम्स है, तो कभी इधर भटका, कभी उधर भटका, कभी उधर भटका, तो उसके जो भटकने के सब्जेक्ट्स है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और हमारी फेवर में जो थिंकिंग हो रहा है, जितना थिंकिंग करे, वो थिंकिंग टाइम को हम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये उसका समाधान है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। श्रुति मिश्रा ने कहा है, राधे राधे भैया, थैंक यू भैया फॉर एन अमेजिंग सेशन। इट्स अ रियली commendable how you put efforts for all of us and make us help remove the negative thinking which we have been doing over the years. Thanks a lot. Thank you श्रुति। तो खैर ये तो मैं अपने सेवा के कमीशन के लिए कर रहा हूँ, मुझे भगवान की ओर से कमीशन मिलेगा, स्पिरिचुअल कमीशन मिलेगा, तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है। लेकिन अगर आप लोगों को लाभ होता है तो अच्छी बात है, और मुझे खुशी होगी कि स्वामी जी का जो ये आदेश है मैं उसको कुछ ढंग से पूरा कर पाया।
ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोगों को इसमें से लाभ मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये डूबते को तिनके का सहारा है, ये पुस्तक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक तो आपको पढ़नी ही होगी, जिससे आपको और फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू तनु शर्मा जी, राधे राधे। पद्मश्री, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। नेगेटिव थॉट की बात आती है तो एक बात याद आती है, सब लोग ट्रैफिक की बहुत कंप्लेंट करते हैं। हाँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। राइट मैं ये राइट। बताना चाहती हूँ कि दे आर पार्ट ऑफ ट्रैफिक, दे आर द ट्रैफिक। तो किसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं? करेक्ट। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि वही ट्रैफिक है, उस दिन सब लोग कंप्लेंट करना बंद कर देंगे। हाँ या तो सही। उसमें होंगे नहीं, या फिर उसमें होंगे तो फिर शांत बैठेंगे क्योंकि वही ट्रैफिक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे मंदिरों में होता है ना भाई, वो मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है, तो वहां हाँ। जाकर तो हम खुद ही भीड़ का हिस्सा होते हैं, हम ही भीड़ बना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। एक बात मैं और कहना चाह रही थी, किसी ने पूछा था कि कैसे थॉट कंट्रोल करते हैं, तो माइंड को ब्लैंक रखा जा सकता है। जैसे स्लेट में से सारा कुछ इरेज कर देते हैं, जैसे माइंड के स्लेट से भी सारा कुछ इरेज करा जा सकता है और ब्लैंक रखा जा सकता है कम से कम 2-3-4 मिनट तक। प्रैक्टिस से होता है ये। हाँ होता है, जरूर होता है, बिल्कुल राइट। थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे। वो माइंड को ब्लैंक रखना, फिर और ब्लैंक न रख के क्या करना, ये सारी बातें आगे के सत्रों में तो आएगी, लेकिन ये लोगों को प्रश्न हो जाते हैं तो वो लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। यस अभिषेक भैया, राधे राधे। हाँ राधे राधे भैया। जी। स्वामी जी ने बुक में सब्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन में लिखा है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर द इमोशंस टू बी पॉजिटिव नो मैटर वेयर दे आर डायरेक्टेड। तो जो थॉट्स होते हैं उनके साथ जो भी इमोशंस एसोसिएटेड होते हैं उनको कैसे हम और पावरफुल बनाएं। मतलब ग्रेटिट्यूड का थॉट हम लाए लेकिन उसमें वो पावर नहीं, उस इमोशंस उतने नहीं है उसमें, तो उनको कैसे इंक्रीज करें हम? हाँ देखो, ये ना ग्रेटिट्यूड का आजकल हर लोग, ये न्यू एज वाले जो है क्रिश्चियनिटी वगैरह में, वो लोग भी इसको ग्रेटिट्यूड के नाम पर बहुत बोल रहे हैं। द सीक्रेट मूवी आया था, उसके बाद भी ये बहुत चला है कि भाई ग्रेटिट्यूड करो, राइट, तो सब मिलता रहेगा। तो इससे एक गलत फहमी उत्पन्न हो गई कि भाई ग्रेटिट्यूड को बस रोज एक चेकलिस्ट होता है ना कि भाई हाँ मेरे सर के ऊपर छत है, चेक, चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास मेरा फैमिली अभी जिंदा है, चलो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम उसको चेकलिस्ट की तरह उपयोग में लाते हैं। तो अगर ग्रेटिट्यूड को फील करना है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि इमोशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ग्रेटिट्यूड में भी हम वो बोरिंग लगने लगेगा, उसमें कोई पॉजिटिविटी फील नहीं होगी अगर हम उसके साथ जुड़ी हुई वैल्यूज को फील नहीं करेंगे। कि भाई लोग क्या करते हैं कि जो बिल आता है ना, जैसे उसका गैस का बिल आया या उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो कहता है यार ये तो 5,000 बिल आ गया, बहुत एसी चलाया मैंने। लेकिन वो नहीं सोचता कि मेरे पास 5,000 रुपए का बिल भरने की कैपेसिटी भी है, प्लस वो इतनी गर्मी में जो मुझे वो आरामदायक वातानुकूलित वातावरण मिला, उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है उसके सामने। तो ये 5,000 कुछ भी नहीं है, राइट। अरे मेरे गैस का बिल तो पिछले साल 700 आया था, इस बार तो 1100 आ गया, 400 रुपए ज्यादा गैस यूज कर लिया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर चलो आप 1100 रुपया पूरा महीना अपने पास रखो, हम आपको गैस नहीं देंगे तो आप खाना कैसे बनाएंगे? होटल से मंगवाएंगे, वो कितना महंगा पड़ेगा, एक दिन में ही 1100 खर्च हो जाएंगे, ये तो पूरे महीने के 1100 है, राइट। तो इस तरह से उसके साथ जुड़ी हुई जो वैल्यू है, हमको जो कुछ भी लाभ मिलता है उसके साथ जुड़ी हुई वो वैल्यू है, वो वैल्यू को फील करना है कि इससे मुझे कितना इंपॉर्टेंस मिला, राइट। ये इसके साथ जुड़ी हुई वैल्यू से मेरी लाइफ में कितनी क्वालिटी का एनहांसमेंट हो रहा है विदाउट माय एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तब हमें वो जो ग्रेटिट्यूड है वो लाइव होगा हमारे जीवन में, और इसको प्रतिदिन जो हम इसको चेक करते हैं या ग्रेटफुल होते हैं, तो उसको हमें उसी तरह से लेना है कि हमें उसको लाइव बनाना है, ना कि केवल एक चेकलिस्ट की तरह कि हाँ ये हो गया तो भगवान ने देख लिया, इसने ये ग्रेटफुल हो गया तो अब मैं इसके ऊपर धन की वर्षा कर दूंगा। ऐसा नहीं होता, इसकी वैल्यूज को फील करना होता है, तभी वो इमोशंस भी पॉजिटिव होगी और हमें पता चलेगा कि मेरे जीवन में पॉजिटिविटी वास्तव में बहुत है, नेगेटिविटी तो बहुत कम है, लेकिन ये मैं मेंटल मोनोलॉग से ही उसको बढ़ावा दे देता हूँ और उसको अनेक गुना कर देता हूँ, राइट। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है जी थैंक यू भैया, राधे राधे। यस, जैसे संध्या ने कहा ग्रेटफुलनेस हैज टू कम फ्रॉम विद इन, कैन नॉट मियरली अ फॉर्मेलिटी। हाँ ऐसा ही है कि हम फॉर्मेलिटी करने लगते हैं भगवान के साथ, राइट। तो इमोशंस को पॉजिटिव करने ऊपर आगे भी बहुत सारी बातें आएगी, पूरे के पूरे टॉपिक्स ही आएंगे उसके ऊपर, तब हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक।
अभी तो हम जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को ही समझ रहे हैं, फिर सॉल्यूशंस को भी हम डिटेल में समझेंगे और सब होगा। ठीक है, सबकी लाइफ एनहेंस होगी ये पुस्तक के द्वारा। स्वामी जी की बुक में इतनी पावर है। ठीक है, तो अब कोई हैंड रेज नहीं है, चैट बॉक्स भी क्लियर है। अब मैं सत्र को क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए, सुंदर प्रश्न करके पूरी फोरम को लाभान्वित करने के लिए। और इसी तरह से आते रहिए। अब मैं उपनिषद सरिता में भी आता हूं, आप लोगों को पता ही है, वहां पर हम उपनिषदों के एक एक मंत्र को डिटेल में समझते हैं। तो वो होता है प्रत्येक रविवार को, एवरी संडे रात्रि 8 से 9 बजे। तो वहां पर भी मैं मिलूंगा आपको। प्लस हमारे दूसरे भी सत्र होते ही है, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। और पावर ऑफ थॉट्स में अब हम अगले मंगलवार को मिलेंगे। आप लोग वीकली एक्शन प्लान को डेली की कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको पुस्तक का। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। इट वाज रियली वेरी नाइस एंड अपलिफ्टिंग टाइम विथ यू ऑल। राधे राधे।